वोंगान एक फूड डिलीवरी बॉय अपनी रेड मोटरसाइकिल पर सिटी की सड़कों से तेजी से निकल रहा था। अचानक उसका फोन बजा और उसने कॉल उठाया। एक अनजान औरत की आवाज आई। उसने कहा कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और उनसे बात करनी जरूरी है। डिलीवरी में बिजी। वोंगान ने इसे धोखा समझा। उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है और गुस्से में कॉल काट दिया। वो फिर से स्पीड पकड़कर ट्रैफिक में से निकल गया। कुछ देर बाद वोंगान पहुंचा XX फूड डिलीवरी सेंटर पर। बाहर उसके कोवर्कर्स गसिप कर रहे थे। सिगरेट मुंह में दबाए वो एक मोटे कोवर्कर से पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। कोवर्कर बोला कि सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे रिच आदमी के बेटे से शादी कर रही है। यह बात वोहान के लिए बेकार थी। फिर कोवर्कर ने अपना फोन निकाला और सू फैमिली की खूबसूरत बेटी का फोटो दिखाया। वह बोला कि इतनी परफेक्ट गर्ल का उस आदमी से शादी करना बेकार है। वह आदमी अगली है और किसी काम का नहीं। फोटो देखते ही वोंगान चौंक गया। उसे वह लड़की जानी पहचानी लगी। तभी कोवर्कर ने फोन वापस ले लिया और वोंगान की यादें साफ हो गई। कोवर्कर ने पूछा कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी गर्ल किसी घटिया लड़के के साथ बर्बाद हो रही है। लेकिन वोंगान ने उसे पहचान लिया। वह वही नशे में धुत लड़की थी जिसने एक बार उसे फंसाने की कोशिश की थी। अचानक उसे एहसास हुआ वही तो थी जिसने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था। क्या यह कॉल सच में धोखा नहीं था? सीन फ्लैशबैक होता है 1 मंथ पहले। सू फैमिली की बेटी होटल के हॉलवे में लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसे शक था कि चिन्हाउ नाम के लड़के ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो अपने रूम नवासी की तरफ बढ़ी, लेकिन नशे में उसने नंबर गलत पढ़ लिया। एक डोर थोड़ा खुला हुआ मिला और उसने सोचा शायद वहीं उसका रूम है। वो अंदर चली गई। अंदर रूम में वोंगहान अपने बेड पर बैठा है, डिप्रेस्ड और भारी शराब पी रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे उसे कहा गया था कि उसकी ओरा बहुत इंटेंस है और इसी वजह से उसका मौका छीन गया। अब उसने डिलीवरी जॉब पर ही रिजाइन कर लिया है। तभी वही लड़की सूची लड़खड़ाती हुई उसके रूम में आई और बेड पर गिर गई। बेहोशी और बुखार जैसी हालत में उसने ऊपर देखा और बोली, तुम कौन हो? क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरा सर घूम रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। वोहान भी नशे में था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर जैसे थम गया। वह सोच रहा था कि यह गर्ल कितनी सुंदर है। जैसे जैसे वह उसके और करीब आई और हेल्प की भीख मांगने लगी, वोंगान परेशान हो गया। उसके मन में आया, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। पास ही शराब की बोतल जमीन पर गिरी हुई थी। तेज हालात से घबराकर जब वो अचानक प्रेजेंट में लौटा, वोंगहान अपनी यादों में खोया हुआ था। अपने कोवर्कर के फोन में सूची की फोटो को घूरते हुए उसका कोवर्कर फैटी उसे खोया देख नाम लेकर पुकारता है। फैटी मजाक उड़ाने लगता है। वो सबको याद दिलाता है कि हान हमेशा झूठी कहानियां बनाता है, जैसे कि उसने किसी इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ सोया था। फिर वह ताना मारता है कि क्या अब हान यह भी बोलेगा कि उसने सू फैमिली की बेटी के साथ भी कुछ किया है। बाकी कोवर्कर्स भी हंसने लगते हैं। वो सब उसकी ओर टॉल टेल्स याद करने लगते हैं, जैसे कि वह इंटरनेशनल हथियारों का डीलर था या फिर बीजिंग की किसी इलीट फैमिली का बड़ा आदमी था। लेकिन वोंगान शांत बना रहता है। वो सिगरेट जलाता है और कहता है कि तुम लोग समझते नहीं। फिर रहस्यमय अंदाज में कहता है, जो मैं करता हूँ वह सबके सामने छुपा होता है। तभी एक लड़का उसकी बातों को मजाक मानकर टालता है, लेकिन उसी समय उनकी बातचीत बीच में रुक जाती। एक लाल लग्जरी स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है। सारे ड्राइवर्स हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुलता है और एक पतली सी टांग हाई हील पहनकर बाहर निकलती है। औरत बाहर आती है। वो सूची थी। उसका अंदाज शालीन और बेहद खूबसूरत था। वोंगहान के कोवर्कर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी आंखों में जैसे दिल बन जाते हैं। वह कहते हैं कि यह औरत तो बिल्कुल मोहक है। जैसे जैसे वह चलकर उनकी तरफ आती है, एक लड़का उसे पहचान लेता है। वो चौंक कर बोलता है कि यह तो वही लड़की है जो फोटो में थी। सबको यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सू फैमिली की बेटी उनके छोटे से डिलीवरी सेंटर में आ गई है। सूची सीधे वोंगहान के पास आती है, जो आराम से खिंचाव कर रहा था। वो पूछती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले जो कोवर्कर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे, वह सब पूरी तरह से स्टंट रह जाते हैं। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वोंगन सच में मशहूर सू फैमिली की बेटी को जानता है। लेकिन वोंगन कूल बना रहता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई मिस्ड कॉल दिखी ही नहीं। फिर शांत अंदाज में पूछता है, क्या हो रहा है? सीधे मुद्दे
पर आते हुए सूची उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है। यह सुनते ही उसके कोवर्कर्स सदमे में पड़ जाते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी अमीर और खूबसूरत औरत उनके दोस्त के बच्चे की मां बनने वाली है। एक तो कसम खा लेता है कि अब कभी नहीं कहेगा कि हान झूठी कहानियां बनाता है। वोंग हान खुद भी हक्का बक्का रह जाता है। वो आंखें मलकर पूछता है, क्या तुम पक्की हो? सूची का चेहरा सख्त होता है। वो कहती है कि उसके साथ हॉस्पिटल चलो, वहीं सब साफ हो जाएगा। वह अपनी कार के पास खड़ी होकर इंतजार करती है। उधर उसके कोवर्कर्स उसे जल्दी जाने की सलाह देते हैं। वोंग हान परेशान होकर मान जाता है और एक दोस्त से कहता है कि उसकी ड्यूटी कवर कर ले। फिर दोनों उसकी रेड कार में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। पीछे खड़े बाकी डिलीवरी बॉयज अब भी हैरान रह जाते हैं। कार के अंदर माहौल भारी है। वोंग हान पूछता है, क्या बच्चा सच में मेरा है? सूची गुस्से में छोटा सा जवाब देती है, मैं इतनी बड़ी बात पर झूठ क्यों बोलूंगी? वोंग हान गंभीर होकर कहता है, अगर बच्चा मेरा है तो मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सूची उसे शक भरी नजर से देखती है और हंसते हुए कहती है, तुम अपनी डिलीवरी जॉब की कमाई से जिम्मेदारी लोगे? लेकिन वोंग हान बेपरवाह था। वह सीट पर पीछे टिककर आत्मविश्वास से कहता है, ईमानदारी से कमाया हुआ काम कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सूची उसे याद दिलाती है कि वह जेंगनिंग की ताकतवर फैमिली से है। वोंगान ने साफ कह दिया कि स्टेटस जैसी बातें सबसे बेवकूफी की चीज है। उसका लापरवाह अंदाज देखकर सूची गुस्से में एक्सीलरेटर दबा देती है। कार जोर से झटका खाती है और वोंगान आगे की तरफ फेंका जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, यह तुमने जानबूझकर किया है। आखिर इतना खास क्या है सू फैमिली में? तनाव भरी जर्नी खत्म होती है जब कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सूची कार पार्क करती है और ठंडे अंदाज में कहती है, हम आ गए। कार से उतरते ही सूची उसे चेतावनी देती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा वर्ड यूं हल्के में इस्तेमाल मत करो। वो याद दिलाती है कि अगर उसके फैमिली को पता चल गया कि एक फूड डिलीवरी बॉय ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो नतीजे बहुत भारी होंगे। यह सुनकर वोंगहन को गुस्सा आ जाता है। वह जोश में कहता है, मेरे लिए यह मजाक नहीं है। अगर बच्चा मेरा है तो मैं जिम्मेदारी जरूर लूंगा। सूची उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है, अंदर चलो, दोनों हॉस्पिटल के हॉलवे में चलते हैं। सूची उसे खींचकर एक दरवाजे तक ले जाती है जिस पर लिखा है ऑपरेटिंग रूम। वोंगन अचानक रुक जाता है और हैरानी से पूछता है, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? सूची पीछे मुड़कर उसे देखती है। उसका चेहरा दृढ़ था। वह कहती है कि वह अंदर जा रही है। तभी वोंगहान समझ जाता है कि उसका असली इरादा प्रेगनेंसी को खत्म करना है। घबराकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है, मुझे पता है तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें और बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन पैसे कोई मसला नहीं है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी एक नर्स आकर सूची से कहती है कि प्रोसीजर का टाइम हो गया है। सूची वोंगहान की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन समझ में ना आने वाली मुस्कान होती है। वो नर्स से हामी भरती है और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। वोंगहन पीछे से बेताबी से उसे पुकारता रह जाता है। क्लोज डोर के बाहर खड़ा वो खुद को बेबस और गुस्से में पाता है। उसके मन में आता है कि वो इस जिद्दी औरत को रोक ही नहीं सकता। अंदर ऑपरेटिंग रूम में सूची पेशेंट गाउन पहने टेबल पर लेटी होती है। एक सर्जन पूछता है, क्या तुम तैयार हो? दूसरा सर्जन सिरिंज तैयार करता है और कहता है, रिलैक्स हो जाओ। सूची आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आखिरी पल पर प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले वो हाथ उठाती है और कहती है, रुको। इसी बीच वोंगहान वेटिंग एरिया में झुका हुआ बैठा था। उसने हालात को मान लिया था। सोच रहा था कि अगर सूची बच्चा नहीं चाहती तो वह उसे रोक नहीं सकता। अचानक ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला और सूची बिना बदले हुए बाहर आ गई। वोंगहान दंग रह गया। वो फौरन खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, इतनी जल्दी क्या? आजकल सर्जरी इतनी तेज हो जाती है? सूची जैसे कुछ हुआ ही ना हो बोली कि वो थक गई है और उसे घर छोड़ने के लिए कहा। वोंगान आत्मविश्वास से मान गया। उसका कंधा पकड़कर बोला, अरे मैं तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता हूँ। वो सूची की रेड स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और हॉस्पिटल से निकलकर एक अमीर नेबरहुड लून की तरफ ले जाने लगा। ड्राइव के दौरान सूची आराम कर रही थी। तभी वोंगहान को एक कॉल आया। दूसरी तरफ वाले ने कहा कि आज रात यान टावर में एक बिडिंग इवेंट है जहां पुराने साहब चाहते हैं कि वह जरूर पहुंचे। उसने यह भी बताया कि चैम्बर प्रेसिडेंट लिंकिंग यान उनकी तरफ है। वोंगहान शांत अंदाज में इंस्ट्रक्शन सुनकर मान गया। उसकी जिंदगी का
एक रहस्यमयी और ताकतवर पहलू सामने आया जिसके बारे में सूची को कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद वो सू फैमिली की बड़ी हवेली के सामने पहुंच गए। वोंगान ने सूची को जगाते हुए कहा, हम पहुंच गए। सूची कार से उतरी और ठंडे लहजे में बोली कि उसके फैमिली के देखने से पहले वो चला जाए। वोंगान ने देखा कि उसका चेहरा फीका लग रहा था तो उसने दरवाजे तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सूची ने ठंडेपन से मना कर दिया और बोली, मेरे कामों में दखल मत। जैसे ही वह पलटी, उसका हील जमीन की दरार में फंस गया। वो संतुलन खो बैठी और चिल्लाती हुई गिरने लगी, लेकिन हैरत अंगेज तेजी से वुहान आगे लपका और उसे जमीन पर गिरने से पहले थाम लिया। उसे संभालते हुए वह हंसकर बोला, इतनी अनाड़ी मत बनो। सूची गुस्से में बोली, क्या कहा? वोंगहान ने दोहराया, तुम तो अनबिलीवेबल अनाड़ी हो। गुस्से में सूची ने उसकी कमर को जोर से मरोड़ दिया। वोंगहान दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन यह जोर लगाना सूची पर भारी पड़ा। वो दर्द से करा उठी। उसे तड़पता देख वोंगहान ने उसे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अंदर लेविश हाउस में ले गया और सोफा पर हल्के से बैठा दिया। फर्स्ट एड किट खोलकर उसने उसका ट्विस्टेड एंकल संभालना शुरू किया। सूची ने विरोध किया और कहा कि वो चला जाए, लेकिन वोंगहान ने सख्त लहजे में कहा, हिलो मत। जैसे ही वो उसका एंकल बैंडेज कर रहा था, तभी रूम में दो औरतें दाखिल हुई। न्यू कमर्स थे यांग हमान, सूची की माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन शूफू। सूची की माँ ने यह सीन देखा तो शॉक में आ गई और गुस्से में बोली, यह क्या हो रहा है? वोंगहान और सूची ने एक साथ समझाया कि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था। फिर अपनी माँ को देखते हुए सूची ने बहुत काम कहा, मेरा बॉयफ्रेंड बस मुझे दवा लगाने में हेल्प कर रहा था। यह सुनकर वोंगन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। सूची की माँ यंग हुई और भी ज्यादा शौक में आ गई। उन्होंने कांपती उंगली से वोंगहान की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपने डिलीवरी यूनिफॉर्म में था, और चिल्लाकर बोली, क्या यह आदमी सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अपनी बेटी की बात से हैरान यंग होईमान गुस्से में पूछने लगी कि यह डिलीवरी गाय कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। सूची थोड़ी देर चुप रही। फिर जब माहौल ज्यादा गर्म हो गया तो उसने मजबूरी में मुस्कुराकर अपनी बात पलट। वो बोली, माँ, मैं मजाक कर रही थी, बस मेरा एंकल मुड़ गया था और इस आदमी ने मुझे अंदर लाने में हेल्प। यंग हुई ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी बेटी को डांटते हुए बोली, तूने मुझे डरा दिया। तू चिन फैमिली में शादी करने वाली है, अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक चुप वोंगान माँ की तिरस्कार भरी बातों से आहत हो गया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, डिलीवरी गाय होने में क्या बुरा है? यंग हईमान ने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा, तू एक लो क्लास नोबडी है, अपनी औकात से बाहर किसी से डेट करने का सपना मत देख। यह सुनते ही वोंगान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले सूची ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने शांत स्वर में कहा, वोंगान, तुम अब जा सकते हो, मदद के लिए थैंक यू। वोंगान ने छोटा सा सिर हिलाया और बिना कुछ बोले निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर गया, सूची की बेस्ट फ्रेंड लिनशू उसे जाती निगाहों से थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। उसके जाने के बाद यंग हमान ने घृणा से कहा, लिनशू, इसे उसके रूम तक छोड़ दो और कोई आकर इस जगह को साफ करे जहां वो गंदा डिलीवरी गाय खड़ा था। बाद में जब सूची अपने बेडरूम में पहुंची, लिनशू ने उसे बेड पर बैठने में हेल्प की। उसने फौरन पूछा, असल में तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? सूची ने पहले टालने की कोशिश की और बोली कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन लिनशू ने दृढ़ता से कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जिस तरह तुम उसे देख रही थी वो क्लियरली कुछ नहीं था। आखिरकार अपनी फ्रेंड के सटीक अंदाज से कॉर्नर्ड होकर सूची ने सच्चाई मान ली। उसने कन्फेस किया, मैं प्रेग्नेंट हूं और बच्चा उसी का है। लिनशू लीनू यह सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। वो चिल्लाकर बोली, तू प्रेग्नेंट है, यह कैसे हो सकता है? गुस्से और शौक में उसने सवाल किया, इतने सारे लोगों में से वो भी एक डिलीवरी गाय? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सूची ने शांत रहकर समझाया, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, यह बस एक गलती थी। लेकिन लिनशू हार मानने वाली नहीं थी। उसने जोर देकर पूछा, अब तू करने क्या वाली है? याद रख, चिन फैमिली से तू यह बात हमेशा के लिए छुपा नहीं सकती। सूची ने हैरानी से काम होकर कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बेबी को रखूंगी। लिनू को लगा उसकी फ्रेंड पागल हो गई है। उसने ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा, तूने अपना दिमाग खो दिया है क्या? तू सू फैमिली की बेटी है, वो आदमी बस एक डिलीवरी गाय है। अगर चिन फैमिली को पता चला तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। सूची ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया, बस बहुत हो गया, मैं खुद संभाल लूंगी। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे तू वापस टाउन में क्यों आई? लिनशू ने बताया, मेरे दादा जंगनिंग आए हैं एक बड़े आदमी से मिलने और आज रात की बडिंग इवेंट देखने, तो मैं भी साथ चली आई। सूची को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और उसकी बेरुखी ने लिनशू को चिढ़ा दिया। अचानक लिनशू की आंखों में एक चालाक चमक आई। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया है। वो सूची के करीब झुककर धीरे से बोली, अगर कभी तेरा सीक्रेट बाहर आ गया तो बस कह देना कि उस डिलीवरी गाय ने तेरा रेप किया था।
था। सूची घृणा से पीछे हट गई और गुस्से में बोली, क्या गंदी सोच है, ये घिनौना है। मीनवाइल सू फैमिली स्टेट से निकलकर वांगहान अब एक्सक्लूसिव विला डिस्ट्रिक्ट में पैदल चल रहा था। उसने मोबाइल निकाला और बड़बड़ाया, यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलती। तभी एक स्लीक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक शार्प सूट पहना हुआ सिल्वर हेड आदमी उतरा। वो सीधे वोंगहान के पास आया और सम्मान से बोला, यंग मास्टर। वोंगहान चौंक गया। आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं लिंकिंग यूनन हूँ, जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट। मैं आपको आज रात के बडिंग इवेंट में ले जाने आया हूँ। वोंगहन ने थोड़ी देर सोचा और याद आया कि उसके दादाजी ने इस बारे में बात की थी। तभी उसे अपनी हिडन पावरफुल आइडेंटिटी याद आई, जो उसकी डिलीवरी जॉब से बिल्कुल अलग थी। उसने काल होकर कहा, ठीक है, लेकिन बिडिंग से पहले मुझे नहाना है और कपड़े बदलने हैं। लिंकिंग यून ने रिस्पेक्टफुली झुककर कहा, सब अरेंज हो जाएगा यंग मास्टर। वो कार का डोर खोलकर खड़ा हो गया और वोंगहन उसके साथ लग्जूरियस ब्लैक लिमुजिन में बैठ गया। सीन शिफ्ट ग्रैंड बॉल रूम में एक बड़ा बिडिंग इवेंट हो रहा था। हॉल के चारों तरफ बड़े झूमर चमक रहे थे। हर तरफ रिच लोग महंगे सूट्स और सुंदर ड्रेसेस पहनकर बातें कर रहे थे। वोंगहन अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने डिलीवरी वाली जैकेट उतारकर एक दमदार सिलाई हुई सूट पहन ली थी। भरोसे से भरा हुआ वह भीड़ को देखते हुए खड़ा था। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वो थी लिन शूफू, सुकी की सबसे अच्छी दोस्त, जो सफेद चमकदार गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह घमंड से उसके पास आई और बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? एक डिलीवरी वाला इतना खास इवेंट में हान कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसने शक जताया। समझ गई, तू यहाँ भी पार्ट टाइम काम करने आया होगा। हान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती किनारे ले गई। वहां उसने सख्त लहजे में कहा, वोंगहान सुन ले, सुकी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो प्रेग्नेंट है और बच्चा तेरा है। अगर तूने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। हान पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो लगा सू ने हॉस्पिटल में बच्चा गिरा दिया था। यह सुनकर लिन गुस्से में बोली, तू गलत सोच रहा है। उसने बच्चा रखने का फैसला किया है। यह सुनकर हान के होश उड़ गए। उसने हैरानी से उसका नाम लिया। सूकी। उसे समझ आ गया कि सूकी ने सर्जरी नहीं करवाई थी। लिन ने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा और दोबारा धमकी दी, अगर तू भागने की सोच रहा है तो याद रख, तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। इतना कहकर उसने गुस्से में अपनी हील हान के जूते पर जोर से दबा दी। हान दर्द से चिल्लाया और लिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए वहां से चली गई। उसी वक्त हॉल में ऐलान हुआ, सभी मेहमान ध्यान दें, बडिंग शुरू होने वाली है। हान अभी भी सुकी के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बच्चा रखने का फैसला किया है। उसने मन में ठान लिया कि काम खत्म होते ही वह तुरंत उसके पास जाएगा। तभी एक औरत बिजनेस सूट पहनकर उसके पास आई और झुककर बोली, यंग मास्टर नमस्ते, मैं लिu युवा हूँ। आपकी नई असिस्टेंट चेयरमैन लिंकिंग यून ने मुझे आपको मदद करने के लिए भेजा है। हन ने सिर हिलाया और बोला, चलो अब वक्त आ गया है। दोनों साथ में मेन इवेंट हॉल की ओर बढ़े। उनकी एंट्री ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्टेज पर एक मोटा चटकदार कपड़े पहने आदमी आया। घमंड से बोला, आज की मेन बेड नया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अब से चिन परिवार का है। सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, वरना अंजाम भुगतना होगा। हन ने अपनी असिस्टेंट से धीरे से पूछा, यह कौन है? लिu युवा ने बताया, यह चिनले है, चिन परिवार का बड़ा बेटा। चिन फैमिली जंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इस प्रोजेक्ट में हमारे सबसे बड़े दुश्मन। एक हल्की सी हंसी के साथ वोंगान बोला, क्या सच में ऐसा आदमी मुझसे टक्कर ले पाएगा? उसकी असिस्टेंट लिu युवा ने समझाया, चिन परिवार यह प्रोजेक्ट जीतकर सु परिवार के साथ मैरिज अलायंस का फायदा उठाना चाहता है। असल में उन्हें कुछ बड़ी परेशानियों से निकलने के लिए इस डील की सख्त जरूरत है। सु परिवार का नाम सुनते ही वोंगहन के दिमाग में सारी बातें जुड़ गई। उसे अपने को वर्कर की बात याद आई। मिस सु को एक घटिया अमीरजादे से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब सब साफ था, वह घमंडी आदमी चिनले वही फियंसे था जिससे सुसी की शादी तय की गई। उसका चेहरा गुस्से और ठंडे इरादों से भर गया। उसे अब सब कनेक्शन समझ आ गए थे। सुकी की एंगेजमेंट, उसके परिवार की मुसीबतें और यह जबरदस्त बिडिंग वॉर। मंच पर ऑक्शनियर ने मेन आइटम पेश किया, लॉर्ड 53 नया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। बिना देर किए चिनले ने अपना पैडल उठाया और बोला, 5 बिलियन। पूरे हॉल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, चिन परिवार तो यह प्रोजेक्ट हर हाल में लेने वाला है। सुपरिवार से होने वाली शादी के बाद तो और कोई चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लग रहा था बोली यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी खान ने अपना पैडल धीरे से उठाया और काम आवाज में बोला, 6 बिलियन। पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। फिर तेज फुसफुसाहट और हैरत से भरी बातें शुरू हो गई। यह आदमी है कौन? इतनी हिम्मत कि चिन परिवार को चुनौती दे। लगता है यह कोई लोकल नहीं है। दूसरी
ओर चिनले का घमंडी चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां इतनी जोर से भी कि उंगलियां सफेद हो गई। वो हान को घूरते हुए दहाड़ा, तू है कौन? मुसीबत ढूंढ रहा है क्या? लेकिन हान पूरी तरह कंपोज्ड रहा। वो बोला, यह ऑक्शन है, यहाँ हाईएस्ट बिडर जीतता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चिनले गुर्राया, क्या तूने नहीं सुना कि यह प्रोजेक्ट चिन परिवार के लिए है? हान ने बेपरवाही से जवाब दिया, सुना है, लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? यह सुनकर आसपास के मेहमान फिर से सन्न रह गए। सब सोचने लगे, आखिर यह आदमी है कौन जो खुलेआम चिन परिवार को चुनौती दे रहा है? गुस्से से बेकाबू चिनले ने पैडल उठाकर गरजते हुए बोला, 7 बिलियन। हान ने बिना पलक झपकाए काउंटर किया। 8 बिलियन। हॉल का माहौल और भी भारी हो गया। तनाव हवा में लटक गया था। अब चिनले बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपनी गार्ड्स के साथ गुस्से में हान की ओर बढ़ा। चिनले गुस्से से वोंगहान के चेहरे के करीब आकर चिल्लाया, जांगिंग सिटी में चिन फैमिली ही कानून है। वो आखिरी कोशिश में 900 मिलियन की बोली लगाता है और वोंगहान को ललकारते हुए कहता है कि अगर उसकी डेथ विश है तो बोली बढ़ाकर दिखाए। वोंगहान बस हल्के से हंसता है, पूरे मजाकिया अंदाज में और बड़ी कैजुअल टोन में 1 बिलियन की बोली लगा देता है। सभी के सामने बुरी तरह इंसल्ट होकर चिनले आपा खो बैठता है। वो चीखता है कि वोंगहान ने हद पार कर दी है और धमकी देता है कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वह गुस्से में एक बेतरतीब मुक्का वोंगहान के चेहरे पर फेंकता है, लेकिन वोंगहान की स्पीड इंसानी हद से बाहर है। वो आसानी से उस अटैक को डच करता है और एक ही मूव में चिनले के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है। चिनले दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरता है। वोंगहान ताना मारते हुए पूछता है, तुम्हें सच में लगा तुम अकेले मुझे हरा सकते हो? चिनले जमीन पर पड़े हुए हैरान होता है। तभी उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होकर वोंगहान पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद की फाइट बेहद तेज और खतरनाक होती है। वोंगहान बिजली जैसी स्पीड से मूव करता है। तगड़े किक्स और पंचेस से दोनों बॉडीगार्ड्स को कुछ ही सेकंड में गिरा देता है। चिनले किसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है। अपना सूझा हुआ चेहरा पकड़कर डिसबिलीफ में चीखता है कि वोंगहान ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। वोंगा ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब मारने वाला मैं हूं। वह फिर से अटैक करता है और एक जोरदार किक से चिनले के आदमी को हवा में उड़ा देता है। वो बॉडीगार्ड जाकर सीधे अपने बॉस पर गिरता है और दोनों बुरी हालत में बेहुदा तरीके से बेहोश हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। वोंगहान पूरी शांति से केओस के बीच खड़ा रहता है। वो मुड़कर शॉक्ड लोगों से भरे हॉल की तरफ देखता है और डर से कांपते ऑनियर से कैजुअली पूछता है, और कोई बोली लगाएगा? ऑशनियर हकलाते हुए जल्दी से कहता है कि अब कोई बडर नहीं है। वोंगहान ने ऑक्शन जीत लिया है, उसका काम पूरा हो गया। वो अपनी असिस्टेंट लियू युवा को कहता है, डॉक्यूमेंट्स साइन कर दो और फंड ट्रांसफर कर दो, मुझे अर्जेंट काम है। वो एक आखिरी हाथ हिलाकर कॉन्फिडेंट अंदाज में हॉल से बाहर निकल जाता है। सबको उसी पावर के शॉक में छोड़ते हुए सीन शिफ्ट होता है एक बेहद लग्जरियस कमरे में। वहां लिन शूफू अपने दादा लिंकिंग यूनन के सामने खड़ी है। वो पूछती है, आपने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया कि मुझे ऑक्शन भी मिस करना पड़ा? उसका दादा गंभीरता से जवाब देता है कि जब उनका गेस्ट आए तो उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब तक वो इस शख्स के असली स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। लिन सूफू ताना मारते हुए बोली कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है जिसने उसके पावरफुल दादा को इतना सावधान बना दिया है। तभी एक एड अंदर आता है और चेयरमैन को बताता है कि ऑक्शन खत्म हो गया है। लिंकिंग यूनियन पूछते हैं, क्या चिन फैमिली जीती? लेकिन एड बताता है कि कोई और विजेता निकला। लिनू हैरानी से चिल्ला उठती है, इम्पॉसिबल, चिन फैमिली कैसे हार सकती है? आखिर इतनी हिम्मत किसमें हुई कि प्रोजेक्ट छीन ले? उसका दादा शांति से बताता है कि जिस शख्स का इंतजार हो रहा है वही पहुंच चुका है। फोन पर नजर डालते हुए शायद किसी न्यूज अपडेट पर लिनुफू कहती है कि यह आदमी तो हद से ज्यादा एरोगेंट है। वो अपने दादा से कहती है कि यह न्यूज इतनी जरूरी है कि इंतजार नहीं किया जा सकता और बाहर जाकर अपनी फ्रेंड नानसुकी को कॉल करने निकल जाती। हॉलवे में चलते हुए वह अपने ख्यालों और फोन कॉल में इतनी खोई रहती है कि ध्यान ही नहीं देती और सामने से आते वोंगान से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वह हल्की सी चीख निकालती है और उसके सीने से टकरा जाती है। गुस्से में ऊपर देखती है और शॉक में रह जाती है उसका चेहरा पहचान कर। वो चिल्लाती है, फिर से तुम यह गंदा फूड डिलीवरी वाला यहाँ कैसे? आंखें नहीं है क्या रास्ता देखने के लिए? लेकिन उसकी अर्जेंट कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वह तुरंत पीठ घुमा लेती है और साइलेंट वोंगहान को इग्नोर करके फोन पर सूची को इंपॉर्टेंट न्यूज बताने लगती। वोंगहान बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ। लिनू के चले जाने के बाद वोंगहान अंदर जाता है लिंकिंग यूनन से मिलने। बूढ़ा आदमी उसे सम्मान से ग्रीट करता है। वोंगहान कंफर्म करता है कि उसका ऑक्शन वाला काम पूरा हो चुका है और कैजुअली पूछता
पूछता है उस लड़की के बारे में जिससे वह अभी टकराया। लिंचिंग यूनन उसे अपनी पोती लिनू से मिलवाता है और जोर देकर बताता है कि वह अभी अनमैरिड है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लिनू वोंगान को बहुत एडमायर करती है और हमेशा से मिलने की ख्वाहिश रखती थी। यह मैच मेकिंग की कोशिश सुनकर वोंग हान मुस्कुरा देता है और थके हुए अंदाज में कहता है गिव मी अ ब्रेक। वह तुरंत टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि क्या लिंकिंग यूनन सूची को जानता है। लिंकिंग यून बताता है कि सूची सू फैमिली की यंग लेडी है, अपनी जनरेशन की सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट, लेकिन फैमिली बेटों को ज्यादा महत्व देती है, इसलिए उसे कभी स्पॉटलाइट में नहीं आने दी। वह कंफर्म करता है कि चिन फैमिली ने सू फैमिली से शादी का अलायंस प्लान किया था प्रोजेक्ट जीतने के बाद, लेकिन वोंगान की दखल के कारण वो प्लान अब डिले हो गया है। जिज्ञासु होकर वोंगान और पर्सनल डिटेल्स पूछता है। सूची की डेली लाइफ रोमांटिक हिस्ट्री लिंकिंग यूनन बताता है कि सू फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग देती है और सूची की पर्सनैलिटी भी स्टबर्न है। वो लोगों से आसानी से इन्वॉल्व नहीं होती और जहां तक उसे पता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। यह सुनकर वोंग हान के चेहरे पर एक चालाकी और सब समझ जाने वाली मुस्कान फैल जाती है। उसी समय उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सूची का नाम चमकता है। वो मुस्कुराते हुए कॉल उठाता है और कहता है अभी तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ से सूची पूछती है कि क्या उसके पास समय है और बताती है कि वह उससे मिलना चाहती है। वोंग हान तुरंत राजी हो जाता है और उसका लोकेशन पूछता है। अब उसकी जरूरी मीटिंग साफ हो चुकी थी। वह खड़ा होता है और लिंकिंग यूनन से कहता है कि उसे अब जाना होगा और रिपोर्ट वह बाद में दे सकता है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, लिंकिंग यूनन आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी पोती का जिक्र करता है, बताता है कि वह लंदन की रॉयल एकेडमी से ग्रेजुएट है, ठीक वैसे ही जैसे वोंगहान। लेकिन वोंगहान अनमनासा जवाब देता है अगली बार बात कर लेंगे और बाहर निकल जाता है। सीन बदलता है एक पार्क में जो शहर की तरफ खुलता है। बेंच पर अकेली सूची बैठी है, गहरी सोच में डूबी हुई। थोड़ी देर बाद वोंगहान अपनी लाल मोटरसाइकिल पर आता है। इस बार फिर से शार्प सूट में वो उसके पास आकर बैठता है और सीधे मुद्दे पर आता है। उसका हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहता है बच्चे को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वह और आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम कभी भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह उसका जिम्मेदारी निभाने का पक्का वादा था। सूची उसकी बात सुनकर भी शंकित रहती, हल्की सी मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए पूछती है इतना बड़ा वादा निभा भी पाओगे? अफोर्ड कर लोगे? वोंगान बेफिक्र होकर दूर शहर की तरफ देखते हुए कहता है क्या ऐसा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? अपनी बात साबित करने के लिए सूची अपनी कलाई उठाती है और अपनी महंगी घड़ी दिखाती है। वह पूछती है पता है इसकी कीमत कितनी है? वोंगान बिना झिंझ के पहचान लेता है। पाशादार थियरपॉफ सिले 18 के रोज गोल्ड कीमत 3,00,000 उसकी जानकारी सुनकर सूची की आंखें फैल जाती। वो हैरान होकर पूछती है कि एक डिलीवरी गाय साल में कितना कमाता है और कितने साल तक काम करेगा, तब जाकर इस एक घड़ी के बराबर कमा पाएगा। वोंग हर्न उसे फिर से भरोसा दिलाता है पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो, बच्चा जरूर पैदा करो, तुम्हें और बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। यहाँ तक कि वह आत्मविश्वास से कहता है कि उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। सूची उसकी इस डींगे मारने वाली बात पर आंखें घुमाते हुए हंस देती है और ताना मारती है थोड़ा कम शेक ही मार लोगे तो मर तो नहीं जाओगे। इतने में सूची का फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आती है तुरंत घर आओ, शिन्हाओ आया है शादी पर बात करने। सूची चुपचाप ठीक है कहती है। वो फोन रखकर वोंगान की तरफ देखती है और कहती है मुझे घर छोड़ दोगे? वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे बहुत खुशी होगी। वह उसे बाइक पर बैठने में मदद करता है और दोनों तेजी से निकल जाते हैं। सफर के दौरान सूची हल्के से वोंगान की पीठ से टिक जाती है, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए हुए आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वे सू फैमिली एस्टेट पहुंचते हैं। वोंगान उसे दरवाजे तक छोड़ने आता है। अंदर जाते ही सूची अपनी माँ को आवाज देती है कि वह घर आ गई है। उसकी माँ यांग हुई तुरंत सामने आती है, नाराज होकर बेटी को डांटती है कि वह इतनी देर तक बाहर क्यों रही, बताते हुए कि चिन्हाओ उसका इंतजार कर रहा है। पीछे सोफे पर सूट पहना हुआ एक मोटा आदमी बैठा है। सूची बस इतना कहती है कि वह टहलने गई थी। तभी उसकी माँ वोंगहान को देखती है और नापसंद से पूछती है कि वह उसे घर क्यों ले आई है, याद दिलाते हुए कि उसकी शादी चिन्हाओं से होने वाली है। सोफे से वह आदमी उठकर सूची को नमस्ते करता है और बताता है कि वह शादी की बातें करने आया है। मुस्कुराते हुए वह अपना परिचय देता है, चिन्हाओ चिन फैमिली का दूसरा बेटा। अपने मंगेतर का सामना करते हुए सूची कहती है कि उनकी शादी को रोक देना चाहिए। वह समझाती है कि क्योंकि चिन फैमिली
बोली बोली में हार गई है और उनका आपसी समझौता पूरा नहीं हुआ तो शादी भी टाल दी जानी चाहिए। चिन्हाओ इस हार को मामूली बताकर टाल देता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले शादी होनी चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि पहले उसे अपने काबू में लाएगा और बाद में तय करेगा कि पैसे देगा या नहीं। सूची की मां यांग हुइन स्थिति संभालने की कोशिश करती है। वह बेटी से कहती है कि चिन्हाओ ने वादा किया है कि शादी होते ही वह सुपरिवार को 1 बिलियन देगा, लेकिन सूची उसे रोक देती है और मत कहो दृढ़ स्वर में कहती है कि वह शादी नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर मां और चिन्हाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर सूची वोंग हान के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐलान करती है कि न केवल वह चिन्हाओ से शादी नहीं करेगी बल्कि वह वोंगान के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर उसकी मां चीख उठती है और बेटी को पकड़कर पूछती है कि क्या उसे होश है, वह क्या कह रही है, याद दिलाते हुए कि वोंग हान तो बस एक डिलीवरी बॉय है। सूची अपनी मां से विनती करती है कि उसे चिन्हाओ से शादी करने के लिए मजबूर न किया जाए। वह कहती है कि अगर उसे थोड़ा समय मिले तो वह खुद ही परिवार की मदद कर लेगी। अपनी बेटी की बातों से गुस्से में यांग हुई हाथ उठाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन थप्पड़ लगने से पहले ही वोंग हान उसका हाथ पकड़ लेता है और ठंडी नजरों से पूछता है डिलीवरी करने में गलत क्या है। वह फिर शर्म का इल्जाम उसी पर डाल देता है। ठंडे लहजे में पूछता है अपनी बेटी को एक गिरे हुए आदमी से पैसे के लिए शादी करवाना, इसमें तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। यांग हुई उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, चिल्लाते हुए कहती है छोड़ मुझे बदबूदार डिलीवरी गाय। माहौल और टेंस हो जाता है। अब तक चुप बैठा चिन्हाओ गुस्से से फट पड़ता है, उंगली उठाकर सूची पर चिल्लाता है। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। डिलीवरी वाले को अपने ऊपर बिठा लिया। फिर वह वोंग हान पर गरजता है तुझे जान से मार दूंगा। सूची शौक और डर में जम जाती है, लेकिन इससे पहले कि चिन्हाओ कुछ करे वोंग हान बिजली की तरह मूव करता है। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। चिन्हाओ लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और फर्श पर जा धम्म से गिरता है। वोंग हान सूची को पीछे खींचकर प्रोटेक्ट करता है और गिर पड़े चिन्हाओ को घूर कर कहता है वो मेरे बच्चे की मां है, मेरी औरत है, तुझे किसने हिम्मत दी उस पर हाथ उठाने की। फर्श पर पड़ा चिन्हाओ दर्द से कराहते हुए चीखता है तूने मुझे मारा, डिलीवरी वाले तेरी इतनी हिम्मत। गुस्से में वो पास की टेबल से एक भारी एशरे उठाता है और चिल्लाते हुए दोनों पर टूट पड़ता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वोंगन शांत मुस्कान के साथ सूची से कहता है डर मत, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। सूची घबराकर मान जाती है। जैसे ही चिन्हाओ अष्ट घुमाकर हमला करता है वोंगहान आसानी से डज करता है और एक ही झटके में उसके जबड़े पर जबरदस्त मुक्का मारता है। चिन्हाओ उड़कर पीछे गिर पड़ता है और एस्ट्रे उसके हाथ से छूट जाता है। वोंगहान उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। फिर वह झपट कर उसे कॉलर से पकड़ लेता है और नीचे दबा देता है आज तुझे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वह लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगता है। चिन्हाओ दर्द से चीखता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन वोंगहान नहीं रुकता। जैसे ही वह एक और मुक्का मारने वाला होता है सूची की आवाज आती है बस करो। उसी वक्त एक गूंजती हुई ताकतवर आवाज कमरे में फैलती है कौन है जो इतनी गुस्ताखी कर रहा है। सभी नजरें दरवाजे की तरफ जाती। वहां से कुछ प्रभावशाली लोग अंदर आते हैं। सबसे आगे एक बुजुर्ग खड़े हैं, सफेद लंबी दाढ़ी, हाथ में छड़ी, बेहद गरिमा भरी शख्सियत। सूची उन्हें देखकर हैरान और डर से कहती है दादाजी। उनकी एंट्री से पूरा माहौल जम सा जाता है। घर का मुखिया आ चुका है। वो नजर डालता है फर्श पर पड़ा पीटा हुआ चिन्ह, एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी सूची और शौक में खड़ी यंग हुई। बूढ़े आदमी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह कहता है कि उसने सब कुछ सुना है। वह अपनी पोती की तरफ तेज नजरों से देखते हुए छड़ी जमीन पर मारकर पूछता है क्या यह सच है कि वह इस डिलीवरी गाय के बच्चे की मां बनने वाली है। सूची धीमी आवाज में मान लेती है कि यह सच है। उसकी बात सुनकर सु फैमिली घबरा जाती है। वे चिल्लाने लगते हैं कि यह बहुत बड़ी गलती है और वे पावरफुल चिन फैमिली को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। गुस्से से कांपते हुए उसके दादा दहाड़ते हैं कि अब सिर्फ एक ही हल है, बच्चे को तुरंत गिरा दिया जाए। लेकिन चिन्हाओ धीरे धीरे उठता है और विरोध करता है। वह चिल्लाकर कहता है कि भले ही वह बच्चा गिरा दे लेकिन ऐसी लड़की उसके परिवार के घर कभी कदम नहीं रख सकती। यह सुनकर सु फैमिली और टूट जाती है। वे रोने लगते हैं कि सब खत्म हो गया। एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि सूची को बिगाड़ा और कहने लगते हैं कि अब सु फैमिली बर्बाद हो चुकी है। सूची चुपचाप खड़ी रहती है, चेहरा दुख से भरा हुआ। फिर अचानक वह टूट जाती है और सबको चुप रहने को कहती है। भावनात्मक और शारीरिक दबाव से उसका शरीर जवाब दे देता है। वह दर्द से चीखती है, सिर पकड़ लेती है और चक्कर खाकर गिरने लगती है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले वोंगहान उसे संभाल लेता है। वह उसे सहारा देता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वह उसे अपनी बाहों में उठा
उठा लेता है। तभी उसका परिवार उसके माता पिता समेत दौड़ कर आता है और चिल्लाता है कि उस गंदे डिलीवरी गाय को उसे नीचे रख देना चाहिए, वरना उसकी टांगे तोड़ देंगे। वोंगन पीछे मुड़कर उन्हें घृणा से देखता है और पूछता है, क्या तुम लोग खुद को इंसान भी कहते हो? कुछ कहे बिना वह सूची को उठाए हुए बाहर निकलने लगता है। उसके माता पिता रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंगहॉर्न उन्हें एक ही झटके में लात मारकर दूर गिरा देता है। दरवाजे पर रुककर वह ठंडी और मजबूत आवाज में कहता है, मैं सुसी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। किसी कोई दिक्कत है? पूरी फैमिली डर से चुप हो जाती है, कोई भी उसे रोक नहीं पाता। बेहोश सूची को अपनी बाहों में लिए वोंगहान कहता है कि जब किसी को एतराज नहीं है तो वह जा रहा है। वह सू फैमिली की उस उथल पुथल भरी हवेली से निकलकर अपने मॉडर्न हाई राइज अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर जाकर वह धीरे से बेहोश सूची को अपने सोफा पर लिटा देता है। तभी उसके पर्स से एक कार्ड गिरकर फर्श पर आ जाता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सूची आराम से सो रही है, वोंगहान की नजर उस कार्ड पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखता है और हैरान होता है कि आज उसका बर्थडे है। उसके दिल में उसके लिए दया उमड़ती है। वह सोचता है कि अमीर परिवार से होने के बावजूद शायद किसी ने उसका स्पेशल दिन याद तक नहीं रखा। सोती हुई सूची को देखते हुए वह ठान लेता है कि उसे दिखाएगा कि वह क्या कर रुका सकता है, और फिर से यह पक्का करता है कि अब वह उसकी औरत है। करीब 20 मिनट बाद सूची हिलने लगती है, धीरे धीरे उठकर बैठती है। नींद और थकान से भरी हुई आंखें मलते हुए सोचती है कि वह कहाँ है। तभी वुंगन दूसरे कमरे से बाहर आता है। उसने एप्रन पहन रखा है, उसके हाथ में खाने का कटोरा है। वह कहता है कि अब जब तुम जाग गई हो तो तुम्हें भूख लगी होगी। सूची डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है और देखती है कि वुंगन ने उसके लिए खास खाना सजा कर रखा है। खाने की खुशबू उसे हैरान कर देती। वहां स्टीम्ड डिशेस, फ्रूट और चीज प्लेटर और कई तरह के ड्रिंक्स रखे हैं। वोंगहान घमंड से कहता है कि उसका खाना इतना अच्छा है कि डूब की प्रिंसेस भी टेस्ट करने के लिए तरस जाएगी। सूची उसकी इस शेखी पर मुस्कुराती है और पूछती है, क्या बिना डींग मारे तुम मर जाओगे? दोनों बैठकर खाने लगते हैं। तभी सूची थोड़ी सीरियस हो जाती। वह कहती है कि आज के दिन वह उसे मरना शब्द बोलने से मना करती है। वोंगहान थोड़ा हैरान होता है। इससे पहले कि वह पूछ पाए, वोंगहान अपना सरप्राइज दिखाता है। वह एक छोटा पिंक केक लाता है जिसमें एक जलती हुई मोमबत्ती लगी होती है। मुस्कुराते हुए वह केक सूची को देता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। सूची पूरी तरह चौंक जाती है। वह मुंह पर हाथ रख लेती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है। वोंगहान बस मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी अमेजिंग हूँ? भावनाओं से भरी हुई सूची कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर वोंगहान उसे छेड़ता है, क्या तुम रोने वाली हो? रोना चाहो तो रो लो। मैं तुम्हें अपना शोल्डर दे सकता हूँ जो इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स तक को नहीं मिलता। उसकी अजीब शेखी माहौल को हल्का कर देती है और सूची हंस पड़ती है। फिर वोंगहान उसे खाना टेस्ट करने को कहता है। वह एक बाइट लेती है और मानती है कि खाना सच में अच्छा है। वोंगहान आत्मविश्वास से जवाब देता है, ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। थोड़ी देर खाने के बाद वोंगहान उसे कहता है कि केक पर विश मांगो। सूची आंखें बंद करती है, हाथ जोड़ती है और चुपचाप अपनी मन की इच्छा मांगती है। जब वह पल खत्म हो जाता है, वोंगहान सीरियस हो जाता है। वह पूछता है कि उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। सूची उसकी तरफ ध्यान से देखती है और उसे उसका वादा याद दिलाती है। वह कहती है कि उसने सपोर्ट करने का वादा किया था। क्या अब वह अपनी बात से पीछे हट रहा है? वोंगहान उसे भरोसा दिलाता है कि वह अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन चुनौती देता है। पूछता है, क्या वह सच में एक डिलीवरी गाय से शादी करने की हिम्मत रखती है? गुस्से और जुनून में भरी सूची खड़ी होती है और कहती है कि हाँ, वह हिम्मत रखती है। साथ ही जोड़ती है कि अगर वह उनका सहारा नहीं बन पाया तो वह दोबारा शादी कर लेगी। यह सुनकर वोंगहान फैसला करता है और कहता है कि वे दोनों अगली ही सुबह जाकर शादी रजिस्टर करेंगे। सूची भी पूरे जोश के साथ हामी भरती है कि उसे कोई डर नहीं है। संतुष्ट होकर वोंगहान पीछे झुकता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि अब सब तय हो गया। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वह सूची से कहता है कि उसे यह कॉल उठानी होगी और सूची सिर हिलाकर इशारा कर वह बालकनी पर जाकर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ उसका आदमी शो हुआ घबराहट में उसे आगाह करता है कि वह खतरे में है। शो हुआ जो उसे बॉस कहकर बुलाता है, बताता है कि एक खूंखार कातिल हाइड्रा उसे मारने के लिए जांगिंग सिटी आ रहा है। वोंगहान शांति से पूछता है, क्या यह खबर पक्की है और हाइड्रा की लोकेशन का पता चला है? शहवा बताता है कि हाइड्रा को आखिरी बार लिन परिवार की विला के पास देखा गया था। सिगरेट जलाते हुए वोंगहान ठंडे अंदाज में कहता है कि वह समझ गया है और कल समय निकालकर इस कातिल का हिसाब करेगा। इधर हॉल में बैठी सूची अपने फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनू
से बात कर रही है और साथ ही केक खा रही है। लीनू उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और पूछती है कि क्या वो सबसे पहले विश करने वाली है। मुस्कुराते हुए सूची कहती है कि नहीं, वो दूसरी है। चौंक कर लीनू तुरंत पूछती है कि फिर पहला कौन था और उम्मीद जताती है कि कहीं वह चिन्हाव तो नहीं। बालकनी की तरफ नजर डालते हुए सूची बताती है वो था। उसकी दोस्त गुस्से में भर जाती है और पूछती है कि वह फिर से उस डिलीवरी गाय से कैसे उलझ गई। सूची आह भरते हुए कहती है कि यह लंबी कहानी है, लेकिन वह दोनों कल ही शादी रजिस्टर करने वाले हैं। यह सुनकर लीनू घबरा जाती है और कहती है कि क्या वो पागल हो गई है जो एक डिलीवरी गाय से शादी कर रही है। वो तुरंत उसकी लोकेशन पूछती है। सूची आराम से जवाब देती है कि वह उसी वोंघान के घर पर है। चिंतित लीनू उसे शांत करने की कोशिश करती है और वादा करती है कि वह कुछ उपाय करेगी। वह कहती है कि वह उस रहस्यमयी बड़े आदमी से, जिसने नीलामी जीती थी और जिसे उसके दादा जानते हैं, जाकर मदद मांगेगी। लेकिन अचानक कॉल कट जाती है और सूची हैरान रह जाती है कि क्या हुआ। उधर बालकनी में वोंघान की बातचीत और गंभीर हो जाती है। शव हुआ और चौंकाने वाली बात बताता है। राजकुमारी ने 2 दिन पहले ही उसके बारे में पूछताछ की थी। वोंघान तुरंत गंभीर हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने राजकुमारी को बता दिया कि वह जंग में है। उसका आदमी डरते डरते मानता है कि उसने मजबूरी में बता दिया, क्योंकि वह राजकुमारी के गुस्से को जानता है और डर रहा था कि अगर उसने मना किया तो वह उसे बर्बाद कर देती। यह सुनकर वोंगण इतना हैरान होता है कि उसका लाइटर हाथ से गिर जाता है। वो फोन पर गुस्से से चिल्लाता है कि उसके अपने आदमी ने ही उसे धोखा दे दी। शियाओ उस स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि राजकुमारी का परिवार बहुत ताकतवर है और वह उसके लिए सही जोड़ी होगी, इसलिए उसे मान जाना चाहिए। वोंघान गुस्से में अपने आदमी को बीच में रोक देता है और पूछता है कि वह प्रिंसेस कब आ रही है। अपने बॉस का गुस्सा देखकर शाओ बहाना बनाता है कि सिग्नल खराब है और तुरंत कॉल काट देता है। वोंघान बालकनी पर अकेला रह जाता है। झुककर फ्रस्ट्रेशन में सोचता है कि यह सिचुएशन बहुत खराब है। तभी उसका फोन नोटिफिकेशन बजता है। परेशान होकर वह सोचता है अब कौन परेशान कर रहा है। स्क्रीन पर नजर डालता है तो देखता है कि मैसेज एक अननोन नंबर से है। मैसेज भेजने वाली खुद को लिनसूफ यानी लिंकिंग यूनन की ग्रैंड डॉटर बताती है। मैसेज में वह बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल देती। वह लिखती है कि क्योंकि वह वोंघान सिटी में नया है, अगर सू फैमिली और वह नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर साथ काम करें तो दोनों को फायदा होगा। अपनी फ्रेंड की मदद करने की कोशिश में वह एक बोल्ड ऑफर भी करती है। प्रॉमिस करती है कि अगर वह मान जाए तो वह उसकी हर बात मान लेगी। उसकी हिम्मत देखकर वोंघान हल्की मुस्कान देता है और सोचता है कि लड़की में वाकई बहादुरी है। लगभग तुरंत ही उसका फोन बजता है। कॉल लिंकिंग यूनन का होता है। उसे साफ पता चल चुका है कि उसकी ग्रैंड डॉटर ने टेक्स्ट भेजा है। वह माफी मांगता है कि उसकी वजह से ट्रबल हुआ। वोंघान कामली कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वह 2 क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। ऑन उसे एक स्नाइपर राइफल और 2 बुलेट्स चाहिए जिन्हें वह कल पिक करेगा। 2 सू फैमिली के नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की पूरी अथॉरिटी सूची को दी जाए और सू फैमिली का कोई और मेंबर इसमें दखल नहीं देगा। लिंकिंग यूनन बिना झिझक उसकी बात मान लेता है। उसके बाद जब वोंघान बालकनी पर होता है तब सूची अपार्टमेंट में आराम से बेड पर लेटी बुक पढ़ रही होती है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड लीनू से। मैसेज में एक्साइटिंग न्यूज होती है। लीनू बताती है कि उसने उस मिस्टीरियस बिग शॉट से कांटेक्ट किया है जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जीता था। वह मान गया है कि सू फैमिली के साथ कोऑपरेट करेगा और सबसे बड़ी बात यह कि उसने इंसिस्ट किया है कि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सूकी को ही दी जाए। वे कल मिलकर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यह सुनकर सूची खुशी से जवाब देती है और कंफर्म करती है कि वह कल मिलेगी। उसी समय वोंघान वापस रूम में आता है और उसकी खुश एक्सप्रेशन देखकर पूछता है कि इतनी गुड मूड की वजह क्या है। अब भी उसे सिर्फ एक डिलीवरी गाय समझते हुए सूची कैजुअली कह देती है कि यह बस प्रोजेक्ट की बात है जो वह समझ नहीं पाएगा। वो अचानक नोटिस करती है कि वह उसे पढ़ते हुए देख रहा है। वो वोंग टीजिंग अंदाज में कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसे बुक्स पढ़ने की आदत है। वो पास झुकता है। उनके चेहरे कुछ ही इंच दूर रह जाते हैं और धीमी आवाज में कहता है कि उसके बारे में बहुत सी बातें हैं जिनकी उसने उम्मीद नहीं की होगी। उसकी नजदीकी से सूची ब्लश कर जाती है और हड़बड़ाते हुए पूछती है कि वह क्या कर रहा है और उसे याद दिलाती है कि उसे शादी करने के लिए मान जाने का मतलब यह नहीं है कि लेकिन मूव करने के बजाय वोंगहन बेड से एक तकिया उठा लेता है। वो कहता है कि अगर वह थक गई है तो आराम करे और वह सोफा पर सो जाएगा। जाते जाते कैजुअली यह भी कह देता है कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए बेड पर पड़ना अच्छा नहीं होता। सूची शर्म से लाल होकर चुप रह जाती। लेटते हुए सोचती है कि उसे सच में लगा था वह कुछ
कुछ और करने वाला है। अगला दिन ब्राइट तरीके से शुरू होता है। अपार्टमेंट के बालकनी पर वोंगन इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, एक हाथ से हैंड स्टैंड पुशअप। पजामा पहने सूखी बालकनी पर आती है और उसे देखती है। हंसते हुए पूछती है कि क्या वह टोड स्टाइल प्रैक्टिस कर रहा है। वोंगहान स्मूथली लैंड करता है और करेक्ट करते हुए कहता है कि यह टेक्निक ड्रैगन कॉइलिंग हैंड है। ऐसा नाम उसने पहले कभी नहीं सुना। वह समझाता है कि यह कोई दिखावे वाला मार्शल आर्ट नहीं बल्कि असली किलिंग टेक्निक है और कुछ तेज मूव्स दिखाता है। क्यूरियस होकर सूची पूछती है कि एक सिंपल डिलीवरी गाय को इतनी डेंजरस चीज सीखने की क्या जरूरत। वोंगहान रुकता है और अपने पिता की सीख शेयर करता है। मार्शल आर्ट्स का यूज कॉन्फ्लिक्ट रोकने और फैमिली की रक्षा करने के लिए करो। सूची इम्प्रेस्ड हो जाती है और मानती है कि उसके पिता की बातें सच में अक्लमंदी थी। टॉपिक बदलते हुए वोंगहान कहता है कि उसने ब्रेकफास्ट बना लिया है और उसके लिए टॉयलेट ट्रीज भी तैयार कर दी। टच्ड होकर सूची कहती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि इतना बड़ा आदमी इतना थॉटफुल भी हो सकता है। वोंगहान कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ रिप्लाई करता है कि उसके बारे में अभी बहुत कुछ है जो उसने रियलाइज नहीं किया। फिर वह कहती है कि खाने के बाद उसे उसके घर चलना होगा। कंफ्यूज्ड होकर वोंगहा पूछता है क्यों। सुई समझाती है कि मैरिज रजिस्टर करने के लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए। यह सुनने के बाद वोंगहन फिर प्लेफुल अंदाज में टीस करता है, क्या तुम सच में एक डिलीवरी गाय से शादी करने के लिए श्योर हो। इस पर सूची भड़क जाती है, सोचती है कि शायद वह पीछे हट रहा है। गुस्से में वह चिल्ला देती है कि उसे कोई डर नहीं है और कहती है जल्दी रेडी हो ताकि वह तुरंत जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा सकें। जब दोनों उसकी मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं, सूची प्रैक्टिकल सवाल करती है, क्या हमें तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मिलना नहीं चाहिए। वोंगहान तुरंत डिसमिस कर देता है, कोई जरूरत नहीं, बेबी के जन्म के बाद बात करेंगे। कंफ्यूज्ड होकर सूची पूछती है लेकिन इंतजार क्यों। वोंगहान एक स्लाइस स्माइल के साथ जवाब देता है, मुझे डर है मेरी फैमिली तुम्हें अप्रूव ना करें, लेकिन जब बच्चा होगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर सूची हाथ कमर पर रखकर सार्कास्टिक अंदाज में पूछती है, मतलब तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मेरी फैमिली में शादी कर रहे हो। वोंगहान प्लेफुल नजर से उसे ऊपर नीचे देखकर कहता है, लुक तुम्हारा चेहरा, फिगर और टेम्परामेंट सब परफेक्ट है लेकिन तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है। ऑफेंडेड होकर सूची पूछती है, तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। वोंगहान हंसते हुए कहता है, इतना सीरियसली मत लो, बस आ जाओ। बाइक पर अनॉयड हफ करते हुए वह पीछे बैठ जाती है। वो कहता है, कमर कसकर कर पकड़ो और दोनों रोड पर तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। छिपे हुए स्पॉट से चिन्हाओ और उसका एक मस्कुलर आदमी बाइक को जाते हुए देखते हैं। सबॉर्डिनेट घृणा से कहता है, वो रात एक डिलीवरी गाय के साथ गुजारी, अब क्या करना है। यंग मास्टर गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिन्हाओ ब्रूटल ऑर्डर देता है, डिलीवरी गाय को मार दो और औरत को होटल ले आओ। सबॉर्डिनेट उंगलियों की जॉइंट क्रैक करते हुए कहता है, मैं अपने आदमियों के साथ तुरंत निकलता हूँ। इस बीच सिटी की सड़कों पर बाइक चलाते हुए वोंगहान अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि एक व्हाइट वैन उनका पीछा कर रही। वो तुरंत समझ जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। तेजी से सोचते हुए वह पीछे झुककर सूची से कहता है, प्लान चेंज, तुम पहले घर जाकर अपना सामान ले आओ, मुझे एक काम निपटाना है। खतरे से अनजान सूची मान जाती है। वोंगहान बाइक की स्पीड बढ़ाकर ट्रैफिक में घुसते निकलते हुए पीछा छुड़ाता है। प्लान के हिसाब से वह सूची को एक सेफ हाउस पर छोड़ देता है। उसके अंदर सेफली पहुंचते ही वह वापस बाइक पर बैठकर दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। व्हाइट वैन तुरंत उसका पीछा करती है और वह उन्हें एक एफ्लुएंट नेबरहुड में ले जाता है। वह एक बड़ी मॉडर्न विला के सामने रुकता है जो उसने जानबूझकर चुना था। वह बाइक से उतरकर शांति से खड़ा हो जाता है जैसे इंतजार कर रहा हो। फिर उसकी नजर विला की सेकंड फ्लोर बालकनी पर जाती है जहां एक स्पाइकी बालों वाला आदमी छुपा हुआ होता है। वोंगहान तुरंत कंफर्म कर लेता है कि यह एम्बुश है। बालकनी वाला आदमी भी समझ जाता है कि वह पकड़ा गया है, लेकिन वोंगहान बिना डरे कामली विला की तरफ बढ़ता है, सोचते हुए जब दुश्मन सब यहाँ हैं तो क्यों ना सबको एक बार में ही निपटा दूं। वो लेविश खाली घर में दाखिल होता है और ऊपर की तरफ जाता है। एक कमरे में टेबल पर स्नाइपर राइफल केस खुला पड़ा है, ठीक वैसे ही जैसा उसने अरेंज किया था। वह सप्रेस्ड राइफल उठाता है और लिन की एफिशिएंसी देखकर इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है। बगल के बेड पर नीला ब्रा पड़ा हुआ है। वोंगहान कुछ पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है। उससे पहले कि वोंगहान कुछ समझ पाए, एक औरत टॉवल में लिपटी अजॉइनिंग रूम से बाहर आती है। वह कोई और नहीं बल्कि लिनु सुई की बेस्ट फ्रेंड होती है। जैसे ही वह कमरे में एक अजनबी आदमी
को हाई पावर्ड राइफल पकड़े हुए देखती है वह डर से चीख उठती है। उसे पहचानते ही लिन सूफू गुस्से से कहती है, यह स्टिंकिंग डिलीवरी गाय मेरे घर में क्या कर रहा है? यह लिन फैमिली की विला है और तुम यहाँ ट्रेस पास कर रहे हो। उनकी बहस बढ़ ही रही होती है कि अचानक उसकी फोरहेड पर रेड लेजर डॉट नजर आता है। स्नाइपर का लेजर देखते ही वोंघान जोर से चिल्लाता है, गेट डाउन। अगले ही पल एक बुलेट विंडो तोड़कर अंदर आती है। वोंघान बिजली की तरह कूदता है। डरी हुई लिन सूफू को टैकल करते हुए बुलेट की लाइन से हटाता है। दोनों बेड पर गिरते हैं। लिन सूफू उसकी पकड़ में छटपटाते हुए चिल्लाती है, छोड़ो मुझे तुम। लेकिन वोंघान उसे मजबूती से पकड़े रहता है और गंभीर आवाज में कहता है, चुप रहो, एक और आवाज की तो मर जाओगी। वो तुरंत उठकर शैटर्ड विंडो की तरफ स्नाइपर राइफल एम करता है। लिनसूफ हैरान होकर पूछती है, यह सब हो क्या रहा है? वोंघान उसकी बात इग्नोर करके सामने वाली विला की बालकनी पर निशाना साधता है। धीरे से मर्डर करता है। हाइड्रा, तुम्हारे पास 9 दिमाग तो नहीं निकले? वह ट्रिगर दबाता है। बुलेट हवा चीरती हुई सामने बालकनी तक जाती है और स्नाइपर के सिर में लगती है। वह वहीं गिरकर मर जाता है। वोंघान कैजुअली राइफल नीचे करता है और सैल्यूट मारते हुए कहता है, टू इजी हाइड्रा, इतना ही था। लेकिन सेलिब्रेशन का वक्त नहीं मिलता। तभी लिन सुफू घबराकर उसका हाथ पकड़कर पूछती है, मेरे घर में यह गन क्या कर रही है? तुम उसी पल वोंघान का इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होता है। वह एक और खतरा महसूस करता है। धड़ाम दूसरी डायरेक्शन से एक और बुलेट विंडो तोड़कर अंदर आती है। वोंघान फिर से चिल्लाता है, गेट डाउन, और वो एक बार फिर लिन सूफू पर कूदकर उसे अपनी बॉडी से शील्ड कर लेता है। दोनों फ्लोर पर गिरते हैं और बुलेट उनके ठीक पास से निकलकर पीछे की दीवार में ढंस जाती है। फ्लोर पर पड़े वांघान समझ जाता है कि अटैकर्स और भी हैं। वह जल्दी सोचते हुए बेड से एक कपड़ा उठाकर हवा में उछालता है। चारा के तौर पर अपने माइंड में लिस्ट करता बेड से एक कपड़ा उठाकर हवा में उछालता है। चारा के तौर पर अपने माइंड में लिस्ट करता है, 1 असासिन, हाइड्रा 2, व्हाइट वैन वाले थग्स, श्री नया स्नाइपर। वह ठंडी सांस लेकर सोचता है, आज मेरे पास काफी मेहमान हैं। प्लान काम करता है। एनिमी स्नाइपर उस कपड़े पर गोली चला देता है। इसी चांस का फायदा उठाकर वोंगान अपने राइफल से एम करता है और दूसरी तथा आखिरी गोली चला देता है। बुलेट सीधी उड़ती है और दूसरे स्नाइपर को उसके छिपे हुए स्पॉट पर मार गिराती है। लिन सूफू पीछे से डरी सहमी आंखों से सब देखती रह जाती है। अचानक तीसरे स्थान से भारी सप्रेसिंग फायर शुरू हो जाता है। पास की छत पर मौजूद एक और असेसन उनकी खिड़की पर गोलियों की बौछार करता है। वोंघान तुरंत लिनू को पकड़कर एक सोफा के पीछे कूद जाता है, जबकि पीछे की दीवार गोलियों से छलनी हो जाती। कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में फंसी हुई लिनू चीख पड़ती है और गुस्से में उसे परवट कहती है। जैसे ही फायरिंग रुकती है, वोंघान शांत भाव से दीवार से दुश्मन की एक स्पेंट बुलेट केसिंग निकालता है। वह उसे ध्यान से देखता है और बेस पर बने एक खास 6 पॉइंटेड स्टार इंसिग्निया को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि यह स्पेशल वॉरहेड कुख्यात ईस्टर्न यूरोपियन असासिन ऑर्गेनाइजेशन एरीज का है। वह कांप रही लिनू की ओर देखता है और पूछता है कि उसने इतने खतरनाक लोगों को कब प्रोवोक कर दिया। वह बस हकलाकर कह पाती है कि उसे नहीं पता। उसी वक्त वोंघान अपनी खाली राइफल की ओर देखता है और खुद को केयरलेस होने के लिए कोसता है। उसने सिर्फ 2 बुलेट्स मांगी थी और अब एमुनेशन खत्म हो चुका है। बिना हथियार और चारों तरफ से घिरा हुआ वह घुटनों के बल बैठकर सोचता है कि अब क्या करें। तभी लिनसूफ को अचानक कुछ याद आता है। वह बताती है कि कुछ समय पहले एक ईस्टर्न यूरोपियन बॉस ने उसकी कंपनी से रिसर्च टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश की, पर उसने उसकी डील ठुकरा दी थी। यही वजह अब सामने आती है कि प्रोफेशनल असासिन्स उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। गोलियों की बारिश के बीच वोंगान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत लिनू का सिर नीचे दबाता है और चिल्लाता है कि वॉच आउट। तभी एक और गोली पास से निकल जाती है। सोफा के पीछे फंसे हुए दोनों मलबे के बीच बैठे रहते हैं, गन फायर रुकने का इंतजार करते हुए। बिना एमुनेशन के वोंघन को अब दूसरा प्लान चाहिए। उसकी नजर फर्श पर पड़े शैटर्ड ग्लास के टुकड़ों पर जाती है। हिम्मत भरा फैसला लेते हुए वह एक नुकीला टुकड़ा उठाता है। शूटिंग में हल्की सी रुकावट मिलते ही वह तेजी से खड़ा होता है और ग्लास शार्ड को थ्रोविंग नाइफ की तरह स्नाइपर की ओर फेंक देता है। मेकशिफ्ट प्रोजेक्टाइल सीधा निशाने पर लगता है और असासन दर्द से चीख उठता है। आखिरी स्नाइपर भी ढेर हो जाता है
और तात्कालिक खतरा टल जाता है। वोंघान खड़ा होकर लिनू से कहता है कि अब वह उठ सकती है, अब सेफ है। धीरे धीरे उठते हुए लिनू उसकी ओर शक भरी नजरों से देखती है और सीधे उससे सवाल करती है। वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारा डिलीवरी वाला काम सिर्फ एक बहाना है, असली में तुम कौन हो? वोंघान ठंडी नजरों से जवाब देता है, यह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। उसकी चुप्पी से आग बबूला होकर वह धमकी देती है कि सब कुछ सूची को बता देगी। तभी वोंघान तुरंत उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। चेहरा गंभीर हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है, शांत रहो। बाहर से कुछ आवाज आ रही है। लिनू के चेहरे पर दहशत उतर आती है। कांपते हुए पूछती है, क्या अब भी और दुश्मन बाहर हैं? घबराकर वो उसे कसकर पकड़ लेती है और पूछती है कि अब क्या करेंगे? वोंघान बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। इसी बीच नीचे से आवाज आती है। 3 गुंडे बड़े बड़े चाकू लिए विला के अंदर दाखिल होते हैं। उनमें से एक उसे पहचान लेता है और कहता है, यह तो वही डिलीवरी वाला है, यहाँ क्या कर रहा है? उनका लीडर हंसते हुए कहता है, शायद कोई आम चोर है। तभी सीढ़ियों के ऊपर वोंघान दिखता है। वो नीचे देखता है और हाथ हिलाकर बेपरवाही से अभिवादन करता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, क्या तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो? मजबूत शरीर वाला लीडर तलवार उसकी तरफ तान कर कहता है, हम भाई हाउ के आदमी हैं, चिन्हाओं ने भेजा है। तूने हमारे बॉस की औरत सूची के साथ सोने की हिम्मत की है। दूसरा गुंडा अधीर होकर चिल्लाता है, बकवास छोड़, इसकी टांगे तोड़ देते हैं। वोंघान बिल्कुल बेपरवाह आवाज में पूछता है, और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम लोग करोगे क्या? उनकी नसों में खून खौल उठता है और तीनों एक साथ हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन लड़ाई पलक झपकते खत्म हो जाती है। वोंघान बिजली जैसी तेजी से बढ़ता है और पहले हमलावर को मुंह पर जबरदस्त लात मारता है। उसका सिर पीछे झटक जाता है और वह वहीं गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में 2 गुंडे बेहोश जमीन पर पड़े हैं। अब सिर्फ उनका लीडर बचा है। वो हैरानी से घूरता है, डिलीवरी वाले इतने खतरनाक कब से हो गए? यह तो पक्का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। मगर हार मानने को तैयार नहीं, गुस्से से चिल्लाता है और बड़े चाकू के साथ वोंघान पर टूट पड़ता है। वोंघान हवा में छलांग लगाता है, उसकी वार को आसानी से बचाकर एक ही मूव में उसकी बाह पर इतनी ताकतवर लात मारता है कि चाकू हाथ से उड़कर दूर जा गिरता है और वह खुद भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अब तीनों हमलावर परास्त पड़े हैं। ऊपर सीढ़ियों से सब देख रही लीनू चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर घायल लीडर का गुस्सा और भड़क उठता है। वह कहते हुए उठता है और मौका देखकर अचानक ऊपर की ओर दौड़ पड़ता है। इससे पहले कि लीनू कुछ समझे, वह उसे पकड़ लेता है और तेज धार वाला ब्लेड उसकी गर्दन पर रख देता है। घूरते हुए वोंघान को धमकी देता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे मार दूंगा। एक डर गई हुई लिंचुआ चिल्लाकर चेतावनी देती है कि उसके दादा उसे बख्शेंगे नहीं अगर उस पर कोई आंच आई, लेकिन वोंघान बिल्कुल शांत रहता है। वह उस गुंडे की ओर देखकर बेरहमता से कहता है, तो कर लो, करके दिखाओ। वह लिंचुए की गर्दन पर लगे ब्लेड को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। वोंघान धीरे धीरे उस घबराए हुए गुंडे की तरफ बढ़ता है, उसे तंज कसता है और पूछता है कि आखिर उसने धमकी क्यों नहीं निभाई। जैसे जैसे वह पास आता है, वह ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या आदमी डर गया है? गुंडा पसीने में भीगते हुए चिल्लाता है कि वह रुक जाए। एक झटका भरी चाल में वोंघान फौरन दूरी घटा देता है। गुंडे के हाथ करने से पहले ही वोंघान उसकी तलवार की फ्लैट सतह को अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़ ले लेता है और हथियार को पूरी तरह रोक देता है। वह उसे तिरस्कार से देखता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह इतना निपुण है कि यहाँ उसके सामने तलवार दिखा सके। गुंडा हैरान रह जाता है। वह समझता है कि वह उस ब्लेड को हिलाकर भी नहीं हिला सकता। वोंघान फिर तंज करता है कि अब क्यों नहीं अटैक करते। फिर एक उंगली के हल्के झटके से वह स्टील की ब्लेड को तोड़ देता है। धातु के टुकड़े उड़ते हैं और गुंडा व लिन शूफू सन रह जाते हैं। गुंडा संभलने से पहले ही वोंघान उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और पूछता है कि क्या एक बदबूदार सड़ा खोदा श्रिम्प जैसा आदमी उसके काबिल है लड़ने का। गला घुटते हुए गुंडा बचाने की कोशिश में कहता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का सदस्य है। वोंघान प्रभावित नहीं होता और तिरस्कार से पूछता है, तो क्या हुआ? फिर वह आदमी का सिर फर्श पर जोर से पटक कर उसे बेहोश कर देता है, पर गुंडा अचानक होश में आकर नई चाल चलने की कोशिश करता है। वह लड़खड़ा कर खड़ा होता है और विनती करता है कि वोंघान अपराध की राह पर ना जाए, पर यह अजीब याचना असर नहीं करती। वोंघान उसकी सख्त पिटाई करता है, उसके चेहरे पर जोरदार ठप्पा मारता है और खून उड़ता हुआ उसके मुंह से निकल
निकलता है। पूरी तरह टूटे हुए गुंडा दया की भीख मांगता है। वह बकने लगता है कि उसकी 80 साल की माँ है और पिटाई से बचने की बेताबी दिखाता है। अंतिम हताश कोशिश में वह कहता है कि उसके पास एक अहम जानकारी है जो वह बताना चाहता है। वोंघान उसके ऊपर खड़ा होकर उसे आखिरी 3 सेकंड्स देता है अपने अंतिम शब्द कहने के लिए। आदमी जल्दी जल्दी अपनी जरूरी जानकारी बताता है। ब्रदर हो चिन्हाओ पहले ही सूची ढूंढने चला गया है और अगर वोंघान जल्दी नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। यह खबर सुनकर वोंघान चौंक जाता है। वह गुस्से में है कि इस अहम बात को उस आदमी ने पहले क्यों नहीं बताया। उसने गुस्से में एक आखिरी जोरदार किक मारा और गुंडे को बेहोश कर दिया। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से आवाज आती है कि वे पुलिस हैं। यह समझकर कि उसे तुरंत निकलना होगा, वोंघान लिन सुफू से कहता है कि वह सुई को ढूंढने जा रहा है और यह मामला उसके भरोसे छोड़ रहा है। वह उसे आखिरी हिदायत देता है कि किसी को यह न बताए कि वह यहाँ था। जैसे ही वह बाहर निकलता है, लिन सुफू उसे जाने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह जानती है क्या कहना है। एक पल बाद 2 पुलिस अधिकारी विला के अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य अधिकारी अपना बैज दिखाकर लिन सुफू से पूछता है कि क्या हुआ। बाहर 2 पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं और लिनुफू बताना शुरू करती है कि वह नहा रही थी। तभी 3 आदमी चाकुओं के साथ अंदर घुस आए। उसके बयान के बाद पुलिस तीनों बेहोश पड़े गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। एक अधिकारी अपने कप्तान को रिपोर्ट करता है कि उन्हें 2 लाशें मिली हैं। वे स्नाइपर जिन्हें वोंघान ने सामने वाले विला में मारा था और वे आम लोग नहीं लगते। यह सुनकर कप्तान हैरान हो जाता है और आदेश देता है कि सबको और सबूतों को स्टेशन ले जाकर जांच की जाए। उसी समय सूची एक कमरे में गुस्सैल चिन्हाओं द्वारा घेर ली जाती है। वह अपनी नीच मंशा जाहिर करता है। उसे उस वक्त की याद दिलाता है जब उसने उसके ड्रिंक में नशा मिलाया था और अब घमंड से कहता है कि वह उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में करेगा। डरी सहमी सुई उससे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वह और भी गुस्से में आ जाता है। वह ताना मारता है कि उसने अपने आदमियों को उस डिलीवरी वाले को मारने भेज दिया है और जब वे काम खत्म कर लेंगे तो वह उसके सामने ही सुई को जबरन अपने कब्जे में लेगा। आखिरी झपट्टा मारते हुए वह कसम खाता है कि अब वह उसके साथ खेल कर रहेगा। चिन्हाओ एक जूझती हुई सुशी को बिस्तर पर दबोच लेता है। वह उससे कहती है कि उसे छोड़ दे, मगर वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चाहे जितना भी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ जोड़ता है कि डिलीवरी वाला अभी अपनी ही मुश्किलों में उलझा हुआ है और आज वह जबरदस्ती करेगा। जैसे ही वह झुकता है तभी एक जोरदार तमाचा उसकी गाल पर पड़ता है। उसके दांत टूटकर बाहर गिरते हैं और चिन्हाओ कमरे के उस पार जा गिरता है। दरवाजे पर वोंघान खड़ा है। वो नीचे गिरे हुए चिन्हाओं को ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है कि शायद अब जीने से ऊब गया है। जो उसकी औरत को छूने की हिम्मत, जमीन से उठने की कोशिश करते हुए चेहरे पर हाथ रखे चिन्हाओ गुस्से में डिलीवरी वाले से पूछता है, क्या तुझे पता है मेरा बाप कौन है? बेपरवाह वोंघान जवाब देता है कि चाहे उसका बाप कोई भी हो, ऐसा बेटा होने की सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। गुस्से से पागल चिन्हा उठकर चिल्लाता है कि उसका बाप चिन्हगांग है, जांगनिंग सिटी का सबसे अमीर आदमी। वह धमकी देता है कि उसके खिलाफ जाना मौत को बुलाने जैसा है। इसके बाद वह फिर से हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन वोंगन उसकी निकम्मी कोशिश को आसानी से किनारे कर देता है और एक जबरदस्त लात मारता है। वो उसे हारने वाला कहकर तुच्छ समझते हुए धक्का देता है। जोरदार वार से चिन्हाओं फर्नीचर से जा टकराता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। वोंगान फिर कांपती हुई सुशी की तरफ मुड़ता है और नरमी से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सुशी कांपती आवाज में कहती है कि वह बहुत खुश है कि वह आया। वह उसे और मजबूती से थामते हुए भरोसा दिलाता है कि जब तक वह उसके साथ है कोई उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। इस बीच पिटा हुआ चिन्हाओ लड़खड़ाते हुए उठता है और कमरे से बाहर निकलते वक्त आखिरी बार चिल्लाता है कि सड़े हुए डिलीवरी गाय, तू रुका रह, देख लेना, अब खतरा टल चुका था। सूची ऊपर देखती है और वोंघान से पूछती है कि कितना बजा है। हैरान होकर वह पूछता है कि क्या हुआ। सूची बताती है कि उसे अचानक अपनी कंपनी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग याद आई है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ चलेगा। वोंघान हल्की मुस्कान के साथ तुरंत हामी भरता है और वादा करता है कि वह उसके साथ कहीं भी जाएगा। कुछ देर बाद सूची और वोंघान एक लाल स्पोर्ट्स कार से एक बड़े मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही एक स्टाफ मेंबर सूची को बताता है कि प्रेसिडेंट ल्यू पहले से कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही। अंदर पहुंचकर सूची बिजनेस सूट पहनी एक महिला से देर होने के लिए माफी मांगती है। वो महिला और कोई नहीं बल्कि वोंघान की असिस्टेंट ल्यू यूई थी। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है और लगभग उसे यंग मास्टर कहकर पुकार देती, लेकिन वोंघन इशारे से तुरंत रोक देता है। स्थिति संभालने के लिए वोंघन झटपट सूची का हाथ पकड़कर कैजुअली कह देता है कि वह
वह दोनों पुराने क्लासमेट्स हैं। यह सुनकर सूची दंग रह जाती है कि वोंघन और कतासीव ने पावरफुल प्रेसिडेंट ल्यू एक दूसरे को जानते हैं। वो इसे कोइंसिडेंस कहती है और ल्यू यूई भी नर्वस होकर सहमत हो जाती है। सबके बैठने के बाद ल्यू यूई काम शुरू करने की तैयारी करती है और सूची भी रेडी हो जाती है। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है और सूची का दादा, उसका पिता और सू परिवार के दो और लोग अंदर आते हैं। वो सब प्रेसिडेंट ल्यू पर खुशामदी बातें करते हुए बोलते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। हैरान सूची अपने दादा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। ल्यू यूई पोलाइटली उन्हें ग्रीट करती है। दादा समझाते हैं कि उन्हें नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की एक्साइटमेंट इतनी थी कि वह खुद रुक नहीं पाए और दौड़े चले आए। लेकिन उनकी फ्रेंडली शक्ल अचानक गुस्से में बदल जाती है जब वह वांगहान को देखते हैं। वो गुस्से में सूची से पूछते हैं कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में किसी आउटसाइडर को क्यों बुलाया। सूची मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि प्रोजेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह किसे लाएगी यह उसका हक है। यह सुनकर उसका पिता सूजियान भड़क उठता है। वह चिल्लाकर पूछता है कि कंपनी के लिए बोलने की उसकी हिम्मत कब से हो गई। वह उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि उसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर आदेश देता है कि अपनी जगह अपने भाई को दे और खुद जाकर प्रेसिडेंट ल्यू के लिए पानी लेकर आए। तभी एक घमंडी नौजवान आगे आता है और खुद को सोल के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वह प्रेसिडेंट ल्यू से कहता है कि प्रोजेक्ट पर डिस्कशन उसी से करें क्योंकि सूची की कोई हैसियत नहीं है। सूची अपने दादा से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है कि प्रोजेक्ट उसे दिया गया था, लेकिन उसका पिता फिर से गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि चुप रहे और जाकर पानी ले आ। आखिरकार सुई का चाचा सूजिंग जांग आखिरी चोट करता है। वह ताना मारते हुए सूची से कहता है कि अब से कंपनी के सारे मैटर्स सोल को सौंप दिए जाए और याद दिलाता है कि उसकी शादी होने वाली है, उसे अपनी जगह समझनी चाहिए। जैसे ही सू परिवार सूची को किनारे करने की कोशिश करता है, आखिरकार वोंघान बोल पड़ता है। हाथ बांधे और सख्त निगाहों से वह पूछता है कि वह सब कर क्या रहे हैं। वो याद दिलाता है कि प्रोजेक्ट शुरुआत से ही सूची को दिया गया था। यह सुनकर सूची का दादा अकबूला हो जाता है और वोंघा पर चिल्लाता है कि चुप रहो, तुम्हें बोलने का क्या हक है। सोल भी घमंडी अंदाज में हंसते हुए सूची को चिढ़ाता है कि उसके बॉयफ्रेंड तो एक डिलीवरी गाय हैं। फिर वह अपने दादा से कहता है कि उसने सुना है सूची इस आदमी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। यह सुनकर दादा गुस्से से कांप उठता है। वह उंगली उठाकर सूची को आदेश देता है कि इस लो क्लास आदमी को तुरंत बाहर निकालो और ऐलान करता है कि वह और उसका कुत्ता अब कंपनी में कभी कदम नहीं रख सकते। लेकिन सूची तुरंत वोंघान का बचाव करती है। वह कहती है कि फर्क नहीं पड़ता वह क्या करता है, क्योंकि वह अपनी मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाता है और उसके दादा को उसे अपमानित करने का कोई हक नहीं। सूची की यह हिम्मत उसके दादा को और भड़का देती है। माहौल बिगड़ता देख वोंघान खड़ा होता है और सूची के साथ जाने की तैयारी करता है। जाते जाते वह परिवार पर तंज कसते हुए कहता है कि वह सब शेमलेस हैं और अपनी शर्त दोहराता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ सूची ही संभालेगी। दादा उसका सामना करता है और गरज कर पूछता है कि एक डिलीवरी गाय होकर उसे शर्त रखने का क्या हक है। वोंघन कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सीधा ल्यू यूआई की तरफ देखता है। बड़ी नरमी लेकिन दबाव भरे लहजे में उसे अपनी पुरानी क्लासमेट कहकर एक फेवर मांगता है। वह कहता है कि सूची उसकी फियांसे है और प्रोजेक्ट उसी को दिया जाना चाहिए। उसकी तेज निगाहों के सामने ल्यू यूई मजबूर होकर हामी भर देती है। सोल हैरान रह जाता है और बहस करने की कोशिश करता है। वो प्रेसिडेंट ल्यू से कहता है कि सूची गैर जिम्मेदार है, उसे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन ल्यू यूई वोंग हान की बात मानते हुए उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और सीधे दादा को संबोधित करती है। वह साफ साफ कह देती है कि उनकी कंपनी सिर्फ सूची के साथ काम करेगी। अगर सू परिवार को यह मंजूर नहीं तो वह दूसरा पार्टनर ढूंढ लेंगे। यह सुनकर दादा हैरान रह जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वह उसके बॉस से मिलना चाहता है। ल्यू यूई आखिरी चोट करती है। वह कहती है कि उसे पूरी अथॉरिटी दी गई है और वह खुद पेट्रियार्क होते हुए भी उसके बॉस से मिलने के लायक नहीं। उसकी यह कठोर बात सुनकर बूढ़ा पसीने से तरबतर और बिल्कुल निशब्द हो जाता है। पूरी तरह से हारकर और अपने ही परिवार के सामने अपमानित होकर सुखी के पिता सूजियान तुरंत अपना रवैया बदल लेते हैं। वह प्रेसिडेंट लू से कहते हैं कि वह गुस्सा ना हो और भरोसा दिलाते हैं
कि वे उनकी सारी शर्तें मान लेंगे, सूची को ही इस प्रोजेक्ट का जिम्मा देंगे। उनके ससुर भी हामी भरते हैं कि अगर साझेदारी मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम सूची ही संभाले। संतुष्ट होकर ल्यू येयू कहती हैं कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में लेकर ल्यू युवा सूची के पास खड़ी हो जाती और बाकी पूरे सुपरिवार को बाहर जाने को कह देती। वह साफ कहती हैं कि उन्हें और सूची को कॉन्ट्रैक्ट के विवरण पर निजी तौर पर चर्चा करनी है, इसलिए बाकी लोग जा सकते हैं। कोई रास्ता न देख सुजियानक बस हामी भरता है और अपने हैरान ससुर को लेकर बाहर चला जाता है। हार कर निकले इन मर्दों में से सुलभी विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत चुप करा दिया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। दरवाजा बंद होते ही वो घान हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, कितने जोकर हैं यह लोग, अपनी बेइज्जती खुद ही मोल ली है। ल्यू युई तब पेशेवर अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट सूची को देती है ताकि वह उसे देख सके। इसी बीच एक और दफ्तर में गुस्से से भरा सुल अपने पिता सुजियान पर बरस पड़ता है। वह पूछता है कि उन्होंने कैसे सुच्ची को जिम्मेदारी लेने दी। शांत बैठे जियांग उसे समझाते हैं कि चिंता मत करो, उनके पास एक योजना है। सुल अपने अंकल से कमरे से बाहर जाने को कहता है, लेकिन उसका पिता रोकता है और कहता है कि वे सब एक ही तरफ। फिर वह एक चौंकाने वाला पारिवारिक राज बताता है, सुच्ची उसकी असली बेटी नहीं है। यह सुनकर सुल और सुजियांजियांग दोनों हैरान रह जाते हैं। जियांजियांग पूछता है कि क्या उसकी भाभी ने धोखा दिया था, लेकिन सुजियान सच्चाई साफ करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी यांगुई मिन संतान पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने सुच्ची को गोद लिया था। अब वह शिकायत करता है कि उसी लड़की ने डिलीवरी बॉय के साथ जुड़कर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गंभीर होकर सुजियांजियांग पूछता है कि सुच्ची के असली माता पिता कौन थे। सुजियान लापरवाही से जवाब देता है कि उसे नहीं पता और मानता है कि वह लोग बहुत पहले मर चुके हैं, सिर्फ एक बेकार सी जेड लटकन छोड़ गए। बेचैन सूल अपने पिता से असली योजना सुनने की मांग करता है। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए सुजियांग अपनी चाल समझाता है। वह कहता है कि फिलहाल सुच्ची को प्रोजेक्ट संभालने दें, जब वह सारा कठिन काम कर लेगी तो उसके पास सब कुछ उससे छीन लेने का तरीका है। यह चाल समझकर सुल सहमति में सिर हिलाता है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चालाक मुस्कान उभर आती है। तो सूट पहने और हाथ में सिगरेट लिए वोंघान ड्यूटी पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और लाइट मांगता है। एक भारी गार्ड लाइटर देता है। वोंघान का फॉर्मल कपड़ा देखकर गार्ड सोचता है कि वह इंटरव्यू के लिए आया है, पर वोंघान मना करता है। जिज्ञासा से गार्ड पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बहुत आराम से वोंघान बताता है कि वह डिलीवरी गाय है। दोनों गार्ड जोर से हंस पड़ते हैं। उनमें से एक मजाक करता है कि डिलीवरी गाय और सिक्योरिटी गार्ड्स तो उम्र भर के दुश्मन होते हैं। वोंघान हल्का हंसता है, लेकिन फिर देखता है कि दोनों गार्ड्स अचानक गंभीर हो जाते हैं और सीधा खड़े हो जाते हैं। तो वह पूछता है कि क्या हो रहा है। अचानक गार्ड सख्त मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे से कहता है कि प्रेसिडेंट सु आ गई हैं। भारी गार्ड प्रशंसा से समझाता है कि प्रेसिडेंट सु कंपनी की सबसे सुंदर महिला हैं और उन्हें रोज देखना उसे काम करने की प्रेरणा देता है। वोंघान उन पर हंसता है कि वे एक औरत के लिए इतना उत्साहित हो रहे हैं। नाराज गार्ड उसे कहता है कि इतना ऊंचा मत बन, याद रख कि एक डिलीवरी गाय होकर वह उनसे बेहतर नहीं है। उसी समय एक शालीन सुकी आती है। दोनों गार्ड्स जोश और सम्मान से उन्हें प्रेसिडेंट सु कहकर नमस्ते करते हैं। सुकी उनकी मेहनत को मानती है और कहती है कि वह अपनी कार लेने जा रही। जब सुकी अपनी लाल स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ती है, भारी गार्ड बहुत खुश होता है और अपने साथी से शेख ही मारता है कि प्रेसिडेंट सु ने उससे बात की। वोंघान यह देखकर पूछता है कि क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया जरूरी है। गार्ड वोंघान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और सलाह देता है कि डिलीवरी गाय होते हुए भी सपने होना जरूरी है। तभी सुकसी अपनी चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार में उनके पास आकर रुकती है। ड्राइवर सीट से वह वोंघान को देखकर कहती है कि अंदर बैठो। वोंघान मुस्कान के साथ गार्ड्स को अलविदा कहता है, उन्हें याद रखने और बाद में मिलने का वादा करता है। फिर वह लग्जरी कार की पैसेंजर सीट में बैठ जाता है। दोनों गार्ड्स बिल्कुल जमे रह जाते हैं, हैरानी से देखते रह जाते हैं कि जिस साधारण डिलीवरी गाय पर वे अभी तरस खा रहे थे, वही उनकी खूबसूरत और
और पहुंच से बाहर बॉस के साथ चला गया। ड्राइव करते समय वोंगहान सुई के खुश चेहरे को देखकर कहता है कि लगता है सब कुछ अच्छा हुआ। सूची मानती है और बताती है कि यह उसकी दोस्त लिन सूफू की मदद से हुआ, जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के पीछे वाले रहस्यमय बिग बॉस को ढूंढ लिया। वह जोड़ती है कि वह इस इंसान को सामने से धन्यवाद देना चाहती है। मजाक में वोंगान कहता है कि उसे जरूर धन्यवाद देना चाहिए। फिर वह विषय बदलते हुए बताता है कि उसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बात कर ली है और वे अगले सुबह उनका मैरिज रजिस्टर कर देंगे। सूची शांति से योजना मान लेती है, लेकिन अपनी शर्तें रखती है। वह केवल मैरिज सर्टिफिकेट चाहती है ताकि उनके बच्चे को पिता का नाम मिले। बच्चे के जन्म के बाद वह हर महीने 300 देगी। चौंक कर वोंगहान पूछता है कि क्या वह उसे पेड कंपेनियन बनाना चाहती है। सूची कहती है कि वह जो चाहे सोच सकता है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वोंगहान हाथ बांधकर कहता है कि अगर वह सच में उसे रखना चाहती है तो 300 बहुत कम है। उसका जवाब सुनकर सूसी गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि ज्यादा मत बढ़ो, एक डिलीवरी गाय महीने में कितना कमा सकता है, 300 काफी है। गुस्से में वह एक्सेलरेटर पर जोर देती है और लाल स्पोर्ट्स कार शहर की सड़क पर तेज दौड़ने लगती है। जल्द ही वे एक महंगे और आधुनिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद वोंगहान उतरकर दरवाजे से टिकता है और सुई को चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है उसे रास्ता अच्छे से पता है और उसने उसके घर का रास्ता याद कर लिया है। परेशान होकर वह जवाब देती है कि जीपीएस हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते समय वोंगहान का फोन बजने लगता है। वह सुक्सी से कहता है कि थोड़ा रुको, उसे कॉल उठानी है। वोंगहान आराम से कॉल उठाकर बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या हो रहा है। सामने वाला बताता है कि एक शिपमेंट को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने पकड़ लिया है और उसे यह मामला संभालना हो। वह यह भी बताता है कि समस्या हल करने के लिए एक कार्ड उसके दरवाजे पर छोड़ा गया है। वोंगहान आत्मविश्वास से मान लेता है और वादा करता है कि अगले दिन दोपहर तक सब ठीक कर देगा। फिर कॉलर अचानक विषय बदलता है और पूछता है कि क्या सच में वोंगहान शादी कर रहा है। यह सुनकर वोंगहान चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है कि यह बात किसने बताई। बूढ़ा आदमी बताता है कि लिंकिंग यूनियन ने कहा है और आरोप लगाता है कि वोंगहान बिना इजाजत शादी करने की कोशिश कर रहा है। वह डांटते हुए पूछता है कि इतने अमीर लड़कियों को छोड़कर वह सुपरिवार की छोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहता है। वोंगहान माहौल शांत करने की कोशिश करता है और समझाने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में काटकर कहता है कि कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। वह एक डरावनी खबर देता है कि उसकी बड़ी बहन अगले दिन खुद उससे सवाल करने आ रही है और उसे तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर वोंगहान घबरा जाता है, विनती करता है कि इतना सख्त मत बनो और पूछता है कि क्या वह उसकी मुलाकात से बच भी पाएगा, लेकिन कॉल अचानक खत्म हो जाता है। गुस्से और तनाव में वोंगहान फोन काटता है और बड़बड़ाता है कि वह बूढ़े आदमी से बदला लेगा। उसकी बेचैनी देखकर सुई पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। वोंगहान जल्दी से अपनी परेशानी छिपाता है और उसे आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं हुआ। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब घर चलने का समय है। दोनों उसके अपार्टमेंट तक लौटते हैं और मॉडर्न लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही सूखी कॉफी टेबल पर रखा एक सफेद कार्ड देखकर पूछती है कि यह क्या है। वोंगा सामान्य ढंग से बताता है कि यह बस किसी और के लिए गिफ्ट कार्ड है। विषय बदलते हुए वह अपनी जैकेट उतारता है और कहता है कि शायद उसे भूख लगी होगी, वह खाना बनाएगा। सूची चुपचाप मान जाती है। सुई सोफे पर बैठती है और वोंगहान की जैकेट पकड़े रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आती है, सोचते हुए कि घर पर घर संभालने वाला पति होना जिसकी मदद पत्नी करती है वाकई अच्छा लगता है। किचन की ओर जाते हुए वोंगान एप्रिन पहनकर सुक्सी से कहता है कि सोफे पर बैठो, वह जल्दी ही खाना तैयार कर देगा। सुसी उसे धन्यवाद देती है। किचन की ओर जाते हुए वोंगान मजाक में कहता है कि अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर वह घर संभालने वाला पति है जिसकी मदद उसकी पत्नी करती है। यह सुनकर सुकी चुप हो जाती है और हल्की हंसी के साथ सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन दृश्य बदलकर जोंगिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आता है। वोंगहान और सूची इमारत से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में लाल मैरिज सर्टिफिकेट है। वोंगहान गर्व से कहता है कि अब से वह आधिकारिक तौर पर मैरिड मैन है। सूची हंसते हुए छेड़ती है कि आज का प्लान क्या है, क्या वह खाना डिलीवर करने जा रहा है। वोंगहान मजाक में कहता है कि अब जब वह अच्छे कपड़े पहन चुका है तो कुछ यंग लेडीज के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। यह सुनकर सुई परेशान हो जाती है।
है। वह कहती है कि वह बिल्कुल होपलेस है और शिकायत करती है कि शादीशुदा होकर भी उसका गुस्सा वैसा ही है। वह नाराज होकर मुड़ती है और कहती है कि जो चाहे करो। जैसे ही वह जाती है, वोंगहान का मजाकिया चेहरा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वह सोचता है कि सबसे पहले उसे वही काम पूरा करना है जो बूढ़े आदमी ने दिया था। उसका मिशन उसे एक बहुत ऊंची इमारत स्काई स्क्रेपर तक ले जाता है जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का मुख्यालय है। वह विशाल इमारत के सामने खड़ा होकर पक्का करता है कि यही सही जगह है। वह समूह की शुरुआत के बारे में सोचता है, याद करता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहले एक लोकल गैंग थी जो अब दिखने में कानूनी कंपनी बन गई है, लेकिन वह जानता है कि वे अब भी गलत कामों जैसे डे कलेक्शन और लोन शार्किंग में शामिल हैं। ठंडे और दृढ़ चेहरे के साथ वह तय करता है कि अब वह खुद देखेगा कि उनकी असली ताकत कितनी है। वोंगहान ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के शानदार लॉबी में प्रवेश करता है। वहां रिसेप्शन डेस्क पर दो दबंग आदमी उसके सामने आते हैं और उसका बिजनेस पूछते हैं। अपने हाथ पॉकेट्स में रखते हुए वोंगहान कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह यहाँ डेट लेने आया है। लॉन्ग हेयर थग उसे गलत समझता है और सोचता है कि वोंगहान एक क्लाइंट है। वह कहता है कि वह सही जगह आया है क्योंकि डेट लेना उनकी सर्विस में से एक है। वोंगहान कामली उसे समझाता है कि वह यहाँ बल्डीलो नाम के आदमी से डेट लेने आया है। यह बात दोनों आदमियों को गुस्सा दिला देती है। वे पूछते हैं कि यह फूल कौन है और क्या उसे पता है कि वह किसकी टेरिटरी में है, और दोनों चार्ज करते हुए कहते हैं कि ऐसा करना उसके डेथ विश के बराबर है। लॉन्ग हेयर्ड आदमी पहले अटैक करता है एक वाइल्ड किक मारते हुए, लेकिन वोंगहान आसानी से उसे डज कर लेता है। थग का मोमेंटम उसे घुटनों पर गिरा देता है। रिकवर करने से पहले वोंगहान उसके फेस पर तेज किक मारता है। अपना पार्टनर गिरता देख बॉल थग आगे बढ़ता है और पंच मारता है। उसे भी वही नतीजा मिलता है क्योंकि वोंगहान की पावरफुल किक उसे दूर फेंक देती है। दोनों आदमी लॉबी के फ्लोर पर हार जाते हैं। वोंगहान कॉन्शियस लॉन्ग हेयर्ड थग के ऊपर खड़ा होता है। उसका चेहरा ठंडा है और वह कि क्या अब वह आदमी उसे बॉडी लू से मिलने ले जाने के लिए रेडी है। सीन बदलता है और एक शानदार ऑफिस दिखता है जहां बाल्डी लाउ ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हेड आराम कर रहा है। एक महिला जिसके लंबे पर्पल बाल हैं उसके ऊपर झुककर इंटीमेट तरीके से लीन करती है। वह प्लेफुली उसके चेस्ट से रेड वाइन की एक ड्रॉप चाटती है। वह पूछता है कि क्या टेस्ट अच्छा है और वह कहती है कि इसमें बहुत फ्लेवर है। स्मग ग्रिन के साथ बॉडी लाउ कहता है कि अगर उसे पसंद है तो वह और पी सकती है और प्रॉमिस करता है कि बाद में उसे फीड करेगा जब वह फुल हो जाए। वह प्लेफुली उसे नॉटी बोलती है। उनका पल तब चकनाचूर हो जाता है जब ऑफिस का दरवाजा अचानक फटकर खुलता है। एक टैटूड आदमी जिसका नाम वेन लॉन्ग है पैनिक में दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है कि किसी ने घुसपैठ की है। इधर इंटरप्शन से गुस्से में बॉडी लाउ वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है कि उसने नॉक क्यों नहीं किया और पूछता है कि क्या उसे नहीं दिखाई दे रहा कि वह व्यस्त है। वह गुस्से में कहता है कि यह उसकी टेरिटरी है और सवाल करता है कि कौन हिम्मत करेगा बिना परमिशन के अंदर घुसने की। जब लॉन्ग हकलाता है और समझाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही एक शरीर डोरवे से उड़ते हुए आता है। वो आदमी जो लॉबी का थग था बल्डी लहू के डेस्क के सामने जमीन पर जोर से गिरता है और बॉस और महिला दोनों हैरान रह जाते हैं। बल्डी लहू का शौक धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वह तुरंत खड़ा होता है और पिस्टल निकालता है। वह पिस्टल दरवाजे की ओर तान कर चिल्लाता है और पूछता है कि किस बेवकूफ ने उसकी जमीन पर घुसने की हिम्मत। ठग के पीछे एक काला ऑब्जेक्ट डोरवे से उड़ता हुआ आता है। यह एक भारी और सजावटी कार्ड है जो जोर की आवाज के साथ बल्डी लाउ के डेस्क में धंस जाता है। अब भी पिस्टल पकड़े हुए वह सावधानी से उसे उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से प्योर डर में बदल जाता है जब वह उस इंसिग्निया को पहचानता है और चिल्लाता है, यह कहते हुए कि यह 10 ग्रेट एसोसिएशन का ब्लैक कार्ड है। जमीन पर पिटा हुआ थग वैन लॉन्ग कंफ्यूजन में ऊपर देखता है और पूछता है कि 10 ग्रेट्स एसोसिएशन क्या है। उसे पता चलता है कि यह 10 शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड बॉसेस का डरावना संगठन है। उसी समय वोंगहान ऑफिस में प्रवेश करता है। वह नीचे देखते हुए शांत और तुच्छ भाव के साथ रिमार्क करता है कि उसे आश्चर्य है कि उन्होंने एसोसिएशन के बारे में सुना भी है। वोंगहान को देख बाल्डी में डर और भय का एहसास होता है। वह चिल्लाता है और टाइटल शाउट करता है, 9th यंग मास्टर, समझते हुए कि उसके सामने कौन आया है। बॉडी लाउ शॉक में पीछे झुक जाता है
और अपना संतुलन खो देता है। वोंगहान शांति से ऑफिस में प्रवेश करता है। बॉडी लाओ तुरंत अपने घुटनों पर गिरकर फुल सबमिशन दिखाता है और पूछता है कि 9th यंग मास्टर के क्या आदेश हैं। गैंग बॉस ने घुटनों पर बैठकर रिस्पेक्ट दिखाते हुए वोंगहान के लिए लाइटर पकड़ता है। वोंगहान शांत होकर सिगरेट जलाता है। सिगरेट पीते हुए वोंगहान सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसने सुना है कि बल्डी ने हाल ही में कुछ सामान जब्त किया है। घबराकर ब्लडी लाओ जोर देता है कि यह जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वोंगहान उसे नीचे देखते हुए कहता है कि उसे उसकी हिम्मत की तारीफ है कि उसने 10 ग्रेट एसोसिएशन से चोरी करने की हिम्मत की। समझौता दिखाते हुए बल्डी लाओ वादा करता है कि वह तुरंत सामान लौट आएगा, लेकिन सीक्रेटली वह वेस्ट बैंड में छुपी पिस्टल की ओर हाथ बढ़ा रहा है। वोंगहान डिसेप्शन को जानता है और अनफेज्ड रहता है। वह गैंग बॉस की ओर देखता है और चेतावनी देता है कि जब ब्लैक कार्ड दिखता है तो चाहे देवता हो या भूत सभी झुक जाते हैं। बॉडी लव डेस्परेट होकर पिस्टल निकालता है और वोंगहान की ओर एम करता है। कहता है कि अब वह रूथलेस होने के लिए दोषी नहीं है, लेकिन फायर करने से पहले वोंगहान असंभव गति से मूव करता है और अपनी जलती सिगरेट हवा में फ्लिक करता है। सिगरेट पिस्टल से टकराती है और गोली डिफ्लेक्ट हो जाती। वोंगहान कामली कहता है कि उसे गन्स उसके ऊपर पॉइंटेड होना पसंद नहीं। खतरे को खत्म करके वोंगहान डेस्क से ब्लैक कार्ड उठाता है। वोंगहान कार्ड उठाकर कहता है कि अब हर कोई जो कभी उसके ऊपर बंदूक तान चुका था मर चुका है। फिर वह कार्ड का तेज किनारा इस्तेमाल करके बॉडी लू के गले पर जानलेवा वार करता है। गैंग बॉस जमीन पर गिर जाता है। पर्पल हेड महिला डर के मारे चिल्लाती है और वन लॉन्ग अपने गिरते बॉस को देखकर हैरान रह जाता है। शोर सुनकर अन्य गैंग मेंबर्स डोरवे पर आते हैं। वे डर और डिसबिलीफ में चिल्लाते हैं कि उनके बॉस को मार दिया गया है। केओस को नजरअंदाज करते हुए वोंगहान वेन लॉन्ग को पकड़ता है और 2 विकल्प देता है। एक सामान सौंप दो और नया बॉस बन जाओ। 2 सामान सौंप दो और ब्लडू के साथ मौत में शामिल हो जाओ। वेन लॉन्ग तुरंत फैसला करता है। वह और बाकी सभी थग्स सिर झुकाकर 9th यंग मास्टर के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं। वोंगहान संतुष्ट होकर उनका प्लेज स्वीकार करता है और आदेश देता है कि उन्हें उनके सामान तक ले जाया जाए। ब्लैक ड्रैगन हेड क्वार्टर्स के बाहर एक कार रुकती है। चिन्हाओ बाहर निकलता है। उसके साथ एक थग है जो क्रचेस पर है और बैंडेज्ड है। सबॉर्डिनेट डरते हुए सलाह देता है कि वोंगहान को हल्के में मत लो, लेकिन चिन्हाओ गुस्से में कहता है कि वह आज वोंगहान को मार देगा, चाहे कुछ भी हो। वह एंट्रेंस की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया है। उसका चेहरा गुस्से में है और वह कहता है कि जब तक ओल्ड लू उसके लिए उस डिलीवरी आदमी को निपटाए वह कोई भी कीमत देने को तैयार है। ऑफिस के अंदर नई व्यवस्था बन चुकी है। वोंगहान गैंग मेंबर्स के सामने खड़ा होता है और वेन लॉन्ग को नया लीडर बनाता है। वह कहता है कि अब वेन लॉन्ग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का जिम्मेदार है और जो भी उसका पालन करेगा उसे अच्छे दिन मिलेंगे। बाकी गैंग मेंबर्स तुरंत इसे स्वीकार कर लेते हैं और नए लीडर का सम्मान करते हैं। जैसे ही नई व्यवस्था ठीक होती है, चिन्हाओ ऑफिस में घुसता है और ओल्ड लू के लिए चिल्लाता है। वह देखता है कि अब कमरा नई व्यवस्था में है और गुस्से में पूछता है कि ओल्ड बॉस कहाँ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।